नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे हम लेकर आए हैं सीएचओ एग्जाम स्पेशल सेशन। जी हाँ दोस्तों, आज के सेशन में क्या रहने वाला है खास। आज के सीएचओ एग्जाम स्पेशल सेशन में कौन कौन से वो स्पेशल क्वेश्चंस है जिनको हम डील करने वाले हैं, कौन कौन से वो महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनको हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी लोगों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं एक शानदार सेशन की। और प्यारे दोस्तों, सेशन में तमाम उन क्वेश्चंस की बात होगी जिनको सीएचओ के एग्जाम में पूछे जाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस रहेंगे, ट्रिकी क्वेश्चंस रहेंगे और बहुत इजी तरीके से आपको उनको पढ़ना है, समझना है, सीखना है और अपने आप को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में सेशन से जोड़ना है। तो शुरुआत करते हैं एक शानदार सेशन की। और प्यारे दोस्तों, लास्ट सेशन के अंदर हमने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, दैट इज रिलेटेड टू द फाइट एंड फ्लाइट। हमने आपसे क्या पूछा कि फाइट एंड फ्लाइट, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं लड़ो या भागो, किससे संबंधित है, मतलब इसका संबंध कौन सी चीजों से है। पहला हमने आपको ऑप्शन दिया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, यूरिनरी सिस्टम, मूत्र संबंधी तंत्र और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, स्व संचालित तंत्रिका तंत्र। चार ऑप्शन थे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहला जो है नर्वस सिस्टम का ही क्वेश्चन है, क्योंकि फाइट एंड फ्लाइट इज रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम। इसकी कहानी किससे संबंधित रहेगी? नर्वस सिस्टम से संबंधित रहेगी। अब जब नर्वस सिस्टम से संबंधित बात है, तंत्रिका तंत्र की बात है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम तो यहाँ पे नहीं रहेगा। अब दो पार्ट है देखो यहाँ पे नर्वस सिस्टम के, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। प्यारे दोस्तों, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और ऑप्शन डी में लिखा है स्व संचालित तंत्रिका तंत्र। हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। नर्वस सिस्टम को दो भाग में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक भाग होता है इसका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जब हम इन दोनों भाग की व्याख्या करते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो लोग आते हैं, एक आता है आपका ब्रेन और एक आता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये दोनों पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो लोग आते हैं, एक तो आता है आपका ब्रेन और दूसरा आता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। ध्यान रखना, ये दोनों किसके पार्ट है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। जो बीचों बीच है हमारी बॉडी में, जो बीचों बीच है, ब्रेन जो है वो बीचों बीच है, स्पाइनल कॉर्ड बीचों बीच में। कोई भी चीज बीचों बीच में उसको सेंटर कहते हैं। सेंटर मतलब केंद्र, तो इसको एक हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ये बीचों बीच में। प्यारे दोस्तों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उससे रिलेटेड होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये जो पीएनएस है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि ब्रेन से जो भी नर्व निकलती है, ब्रेन से जो भी नर्व निकलती है, ये पहला पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का और इनको हम क्रेनियल नर्व का नाम देते हैं। ब्रेन से जो भी नर्व निकलती है इनको हम क्या नाम देते हैं? इनको हम नाम देते हैं प्यारे दोस्तों क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व, ब्रेन से जो भी नर्व निकलती है उसको बोलते हैं क्रेनियल नर्व। स्पाइनल कॉर्ड से जो भी नर्व निकलती है, कुछ नर्व स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, तो ब्रेन से जो भी नर्व निकली उनको नाम दिया क्रेनियल नर्व। कुछ नर्व स्पाइनल कॉर्ड से निकली और स्पाइनल कॉर्ड से जो भी नर्व निकलती है उसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व। क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें दो लोग हो गए, एक होगी क्रेनियल नर्व और दूसरी होगी स्पाइनल नर्व। वो नर्व जिनकी डीलिंग ब्रेन से रहेगी वो तो सारी हो जाएगी क्रेनियल नर्व। वो नर्व जिनकी डीलिंग स्पाइनल कॉर्ड से रहेगी वो नर्व होगी स्पाइनल नर्व। तो एक होगी आपकी क्रेनियल नर्व और दूसरी होगी आपकी स्पाइनल नर्व। ये दोनों ही किसके पार्ट है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। और एक सीधा सेट कौन सा हो गया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन आ गया और स्पाइनल कॉर्ड आ गया। अब प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि ब्रेन जो है या स्पाइनल कॉर्ड है, ये दोनों जो भी काम करते हैं उन तक मैसेज कौन लेके आएगा? क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की मदद से हम बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमारी इच्छा से करते हैं। जैसे मान लो मेरे को देखना है, मेरे को सुनना है, मेरे को हाथ को ऊपर करना है, नीचे करना है, ये सब इन्हीं की मदद से होता है। ये जो क्रेनियल नर्व होती है ये टोटल नंबर में 12 जोड़ी होती है, हमने ऐसा पढ़ा था, 12 जोड़ी होती है और 24 नंबर में होती है। स्पाइनल नर्व जो है वो आपकी 31 जोड़ी होती है, 31 पेयर्स है ना, 31 जोड़ी ये होती है, या 62 नंबर में होती है। तो 31 जोड़ी तो कौन रहती है? स्पाइनल नर्व। और 12 जोड़ी कौन रहती है? क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व हैव 12 पेयर्स, स्पाइनल नर्व हैव 31 पेयर्स। अब देखो प्यारे दोस्तों, जब हम इस नर्वस सिस्टम की बात, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व की बात करते हैं, ये दो के अलावा इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक पेरिफेरल पार्ट होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम।
जो बिल्कुल अलग है। वो पार्ट तो किसका है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, लेकिन एक अलग पार्ट है और इसको हम क्या नाम देते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसके दो पार्ट होते हैं। ऑटोनॉमिक मतलब वो सिस्टम जो हमारे बॉडी के सारे ऑटोनॉमिक काम करवाता है। ऑटोनॉमिक मतलब वो काम जो हम हमारी इच्छा से नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे हार्ट का धड़कना, एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो हार्ट बीट, अब हार्ट बीट हम थोड़ी चलाते हैं, अपना आप चलती है। आपकी रेस्पिरेशन की रेट, अब रेस्पिरेशन की रेट जो है वो अपना आप चलती है, हम थोड़ी चलाते हैं। बहुत सारे काम होता है हमारी बॉडी में जो अपना आप होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, आंत का जो मूवमेंट है अपना आप होता है, हम नहीं करवाते हैं। तो ये सब काम जो अपना आप होते हैं वो सारे काम किस में आएंगे, ऑटोनॉमिक में। और ये ऑटोनॉमिक दो तरह के होते हैं प्यारे दोस्तों। एक तो हम बोलेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और एक हम बोलेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट है सिंपैथेटिक और एक पार्ट है पैरासिम्पैथेटिक। जब मैं सिंपैथेटिक की बात करूं तो सिंपैथेटिक में हम दो लोग बोलेंगे, फाइट एंड फ्लाइट। हम जो फाइट एंड फ्लाइट कहते हैं, फाइट एंड फ्लाइट, ये किसका पार्ट है, सिंपैथेटिक का पार्ट है, फाइट एंड फ्लाइट, है ना। और ये जो पैरासिम्पैथेटिक है इसमें तीन बात इसको कहते हैं, ईट, ड्रिंक एंड रेस्ट। तो अगर आपको ये बोला जाए कि वो नर्वस सिस्टम जो फाइट एंड फ्लाइट की बात करता है वो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और वो नर्वस सिस्टम जो ईट, ड्रिंक और रेस्ट की बात करता है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। और दोनों ही किसके पार्ट है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को स्वसंचालित जो है तंत्रिका तंत्र के नाम से जानते हैं, खुद को ही संचालित करता है। तो इसके दो पार्ट हो गए। अब इस सवाल ने आपको क्या पूछा, इस सवाल ने आपको पूछा कि आपकी बॉडी में फाइट एंड फ्लाइट, इसका मतलब ये कौन करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और ये किसका पार्ट है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। किसका पार्ट है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। ये किसका पार्ट नहीं है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का नहीं है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब अगर मान लो मैंने बोला फाइट एंड फ्लाइट वाला सिस्टम है, लड़ो या भागो, इसका क्या मतलब है कि आप जब भी कोई डेंजर सिचुएशन में चले गए, जैसे मान लो आप जा रहे थे और रास्ते से जा रहे थे और सामने अचानक से शेर आ गया। अब जब सामने एकदम से शेर आ गया तो आप क्या करेंगे, आप कुछ तो करेंगे ना। तो आपके दिमाग में दो बातें साइमल्टेनियस चलती है, क्या, या तो लड़ो किससे, शेर से, या यहां से क्या करो, भागो। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे। मैं समझता हूं कि हम अगर बुद्धिमान है तो हम वहां पे एक ऑप्शन चूज करेंगे, वो ऑप्शन है भागने का, क्योंकि शेर से लड़ना तो हम एक्सेप्ट कम ही करते हैं, है ना। तो हमें पता है, तो अगर हमें मौका मिलेगा तो हम वहां से भागना पसंद करेंगे। और हम अगर मौका नहीं मिला और बोले भाई अब तो भागने का तो ऑप्शन ही खत्म है, तो करो या मरो, मतलब बेसिकली लड़ना ही पड़ेगा। तो लड़ना और भागना दो ऑप्शन आपके पास रहते हैं। ये डिसीजन आपका दिमाग लेता है, और किसकी मदद से लेता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, ऑटोनॉमिक काम है बॉडी का। क्लियर है। तो फाइट एंड फ्लाइट जो है वो लड़ाई या भागो वाली कंडीशन है। करेक्ट आंसर डी बनेगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यहाँ पे रहेगा प्यारे दोस्तों। अब आप जब भागते हैं, आप जब भागते हैं तो क्या रहेगा, हम जब भागेंगे तो शेर हमारे पीछे भागेगा, और जब हम शेर हमारे पीछे भागेगा तो क्या होगा हमारे साथ में, हमारा जो है दिमाग एकदम हाइपर अलर्ट हो जाएगा। हमेशा हम देखेंगे शेर हमारे कितना पीछे है, शेर और हमारे बीच के हम डिस्टेंस बना के रखेंगे। शेर अगर तेज आ रहा तो हम तेज 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 भागेंगे, शेर एकदम ऊपर आ गया तो हम एकदम और तेज भागेंगे, पीछे देखते रहेंगे लगातार। ऐसा थोड़ी हम भागे ही जा रहे हैं, भागे ही जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है शेर कहाँ है, ऐसा नहीं है। तो हमारा दिमाग हाइपर अलर्ट रहता है, हमेशा शेर और अपने बीच में डिस्टेंस को मेंटेन रखता है। हमारा आंख जो है उसमें प्यूपिल डायलेट हो जाता है, रास्ता बड़ा बड़ा दिखे, हमें भागना है। हमारा मुंह सूखने लग जाता है, खूब पसीना आता है शरीर के अंदर, हमारे सारे ऑर्गन तेज होते हैं, बीपी तेज होती है, हार्ट रेट तेज होती है। यूरिन हम रोक लेते हैं क्योंकि यूरिन करने का समय नहीं है, यूरिनरी रिटेंशन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, स्टूल रुक जाता है, भूख नहीं लगती हमें भागते भागते क्योंकि खाने का समय नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें यहाँ पे चलती है। तो बॉडी के सारे सिस्टम जो है वो तेज 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 और तेज हो जाते हैं जब शेर हमारे पीछे होता है। और एक सिस्टम है जो धीरे हो जाता है, वो है आपका जीआई सिस्टम। तो जीआई सिस्टम यहाँ पे स्लो हो जाता है और बाकी सारे बॉडी के सिस्टम फास्ट हो जाते हैं जब शेर आपके पीछे है और आप उसके आगे आगे भागे जा रहे हो। इस कंडीशन को हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसकी समाप्ति तभी होगी जब शेर भागना पीछे बंद कर देगा, और तब कौन एक्टिवेट होगा, पैरासिम्पैथेटिक। तो मान लो जैसे ही आपका स्ट्रेस खत्म हुआ, आपको सबसे पहले क्या लगेगा, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, ईट, ड्रिंक, और आपको नींद जैसा फील होगा, रेस्ट। तो ईट, ड्रिंक और रेस्ट ये तीनों पार्ट है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के। तो दो सिंपैथेटिक हो गए, है ना, फाइट एंड फ्लाइट,
और ईट, ड्रिंक और रेस्ट, ये 3 पार्ट किसके हैं? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के। ये आपको ध्यान रखना है। और इस पैरासिम्पैथेटिक में जीआईटी फास्ट रहता है, बाकी सारे सिस्टम क्या हो जाते हैं? स्लो। नेक्स्ट, तो ये 2 सिस्टम की हमने बात की प्यारे दोस्तों। इंटरेस्टिंग सिस्टम है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको जवाब लिखना होता है कि भाई कौन से सिस्टम की कहानी की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन, तो सभी लोग जो है सेशन को शेयर करके मैक्सिमम रसगुल्लों को जगह दीजिए। जितने भी हमारे 800-900 रसगुल्ले जगह है, बाकी को भी जगह दीजिए, क्योंकि किसी ने कहा कि हो रहा आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो आपको संघर्ष को हमेशा साथी बनाना है, बहुत बेहतरीन ढंग से डटना है, क्योंकि कहानी इतनी सी है कि संघर्ष को ही दुनिया सलाम करती है और सफलता मेहनत करने वाले पे ही फिदा होती है। तो ये प्यारे दोस्तों लिखा है आरबीसी को क्या कहते हैं? पहला लिखा हुआ है आरबीसी को मोनोसाइट कहते हैं, डिस्कोसाइट कहते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं या होलोसाइट कहते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं? इजी सवाल है। आज तक हमने सुना है ब्लड में 3 तरह की सेल होती है। ब्लड में 3 तरह की सेल होती है, इनको हम फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट। हमारे ब्लड में 3 तरह की सेल होती है, ध्यान रखना। ब्लड जब हम पढ़ते हैं ना ब्लड, तो ब्लड के अंदर 2 बातें हैं। कौन सी 2 बातें हैं? एक तो ब्लड के अंदर पाई जाती है ब्लड सेल। क्या पाई जाती है? ब्लड सेल। और दूसरा ब्लड के अंदर होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा ब्लड का फ्लूइडी पार्ट है। तो ब्लड में हम पढ़ते हैं कि 55% तो क्या होता है? प्लाज्मा, और 45% क्या होती है? ब्लड सेल। ये जो ब्लड में 45% ब्लड सेल है, इनको हम फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं। इनको फॉर्म्ड एलिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बनती है, हम इसको कोई भराते नहीं है पेट्रोल पंप से, ये बनती है। कहाँ बनती है? ये बोन मैरो में बनती है। हमारी जो ब्लड सेल है वो हमारे बॉडी के अंदर बनती है और बोन मैरो इसको बनाता है। बोन मैरो में पाई जाती है स्टेम सेल। क्या पाई जाती है? स्टेम सेल। और ये जो स्टेम सेल है ये बनाती है बोन मैरो में, किसको बनाती है? ब्लड सेल को बनाती है। हमारे ब्लड में ब्लड सेल होती है, और ये जो सेल होती है ब्लड में, ये 3 तरह की होती है। ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट है ये 3 तरह की है। हमारे ब्लड में 3 तरह की सेल होगी। एक सेल को हम नाम देते हैं आरबीसी सेल, रेड ब्लड सेल, दूसरा डब्ल्यूबीसी सेल, व्हाइट ब्लड सेल, और तीसरा प्लेटलेट सेल। प्यारे दोस्तों ध्यान रहे कि ये जो आरबीसी है इसको हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं। एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रो वर्ड का मतलब होता है रेड, और साइट वर्ड का मतलब सेल। तो वो सेल जो रेड कलर की है वो एरिथ्रोसाइट है। डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको वर्ड का मतलब होता है वाइट, है ना। तो वो सेल जो जिसका कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस सेल कहते हैं बेसिकली। ऐसा नहीं कि ये वाइट कलर की होती है, नहीं, ये कलरलेस सेल होती है। और तीसरा यहाँ पे रहेगा प्लेटलेट। प्लेटलेट जो होती है दोस्तों, प्लेटलेट, इसको हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? थ्रोम्बोसाइट। मतलब वो सेल जो थ्रोम्बस बनाने का काम करती है उसको हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। प्यारे दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताने जा रहा हूँ कि रेड कलर की सेल को एरिथ्रोसाइट कहेंगे, कलरलेस सेल को ल्यूकोसाइट कहेंगे, थ्रोम्बस बनाने वाली सेल को थ्रोम्बोसाइट कहेंगे। ये इनके नाम है अकॉर्डिंग टू काम, जो ये फंक्शंस करते हैं। हमारे ब्लड में जो आरबीसी है वो मिलियंस में होती है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो आरबीसी है ये टोटल नंबर में कितनी पाई जाती है? ये 4 से 5 मिलियन होती है। तो आरबीसी का नंबर तो हमेशा कैसा होगा? मिलियंस में होगा जब हम क्यूबिक मिलीमीटर में बात करते हैं। डब्ल्यूबीसी जो है वो हजारों में होगी। हजारों में मतलब 4 से 11,000, है ना। तो डब्ल्यूबीसी जो है वो होती है 1000 के अंदर। और प्लेटलेट जो होती है प्यारे दोस्तों वो होती है लाखों में। लाखों में मतलब वहाँ पे 1.5 से 4 लाख, है ना। तो प्लेटलेट जो होती है वो लाखों में होती है। आरबीसी जो होती है, डब्ल्यूबीसी जो होती है वो हजारों में होती है, और आरबीसी जो होती है वो मिलियंस में होती है। ये इनके नंबर्स रहते हैं। अब इनमें क्या होगा कि इनके नाम के आधार पे काम है। और वैसे आरबीसी बहुत ज़्यादा है ब्लड में, इसलिए ब्लड का कलर भी रेड होता है। ऐसा नहीं कि ब्लड एक कलरलेस था, डब्ल्यूबीसी पे गया, जो 1000 में है उसकी क्या औकात है, और जो लाखों में है उसको क्या है, 1.5-2 लाख कुछ नहीं होता है, लेकिन वो तो मिलियंस है। तो मिलियंस जो है एक बड़ा नाम है। एरिथ्रोसाइट हमेशा मिलियंस में होती है, आरबीसी। तो आरबीसी का जब शेप की बात करते हैं प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है होलोसाइट। तो आरबीसी कभी भी होलोसाइट शेप की तो होती नहीं है। ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी के लिए वर्ड यूज करते हैं, तो ये भी जवाब गलत है। जो सी जवाब लिख रहे हैं कई लोग, और आरबीसी को ल्यूकोसाइट बोल रहे हैं। और मोनोसाइट जो है इसी डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है। जब हम डब्ल्यूबीसी को क्लासीफाई करते हैं तो डब्ल्यूबीसी के 2 टाइप होते हैं, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में आता है न्यूट्रोफिल, बेजोफिल, इओसिनोफिल, और एग्रेनुलोसाइट में आता है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट।
ऐसा नहीं होता है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं और इसका शेप जो है वो डिस्क शेप की होती है, इसलिए इसको डिस्कोसाइट भी कहते हैं। याद रखना, आरबीसी जो है इसको वैसे तो एरिथ्रोसाइट कहते हैं, लेकिन इसका शेप कैसा होता है, डिस्क शेप की होती है, इसलिए इसको डिस्कोसाइट, वो सेल जो डिस्क शेप की है वो डिस्कोसाइट होगी। तो आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, डिस्कोसाइट। इजी सवाल है, लेकिन होता क्या है कि हमें आते हुए भी हम गलत कर जाते हैं, हम सोच ही नहीं पाते वहां तक। बोले आरबीसी को तो एरिथ्रोसाइट कहते हैं, वो ऑप्शन में है ही नहीं तो बोलने दो, अपन ल्यूकोसाइट कर देते हैं। तो अगर एरिथ्रोसाइट ऑप्शन में नहीं है तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी थोड़ी बन जाएगी, तो क्योंकि ल्यूकोसाइट तो डब्ल्यूबीसी को कहते हैं, मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी का टाइप है, होलोसाइट का कोई सेंस नहीं है कि नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप क्या सोच के जवाब देते हैं, वो आपके जवाब के सही या गलत होने का डिसीजन होगा। सही जवाब दिया तो 4 नंबर आया, गलत दिया तो 4 तो गया का गया, एक साथ में और लेके जाएगा तो 5 नंबर कटते हैं। और आप समझ सकते हो कि अगर 5 नंबर आपके कट जाएंगे तो बस एक ही सवाल से आपकी कहानी खत्म है। तो बहुत ज्यादा पढ़ने की कंसेप्ट ही फेल हो जाएगा। तो एग्जाम में ज्ञान तो काम आता ही आता है, ज्ञान से भी जो ज्यादा काम आता है वो ध्यान काम आता है। अगर आप एक अच्छे ध्यान के साथ में एग्जाम में है तो आपके रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग होंगे, ध्यान सही नहीं होगा तो रिजल्ट फंस जाएगा प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो बी बनेगा, इसको हम डिस्कोसाइट के नाम से जानते हैं। प्यारे दोस्तों, इंट्रिंसिक फैक्टर अंतःस्थ तत्व किससे संबंधित है, अंतःस्थ तत्व। वैसे इंट्रिंसिक फैक्टर आपने सुना होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ बनता है, जैसे अभी मैंने बताया आपको ब्लड सेल कहाँ बनती है, तो बोन मैरो में। तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि इंट्रिंसिक फैक्टर बनता कहाँ है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। बताओ इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ बनता है, छोटा सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है। इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ बनता है, तो इंट्रिंसिक फैक्टर बनता है प्यारे दोस्तों स्टोमक के अंदर। हमारे स्टोमक की जो ग्लैंड होती है, सेल होती है, वो गैस्ट्रिक सेल होती है। और गैस्ट्रिक सेल जो होती है वो 2 तरह की होती है। एक गैस्ट्रिक सेल को हम किस नाम से जानते हैं, आपका जो है here is 2 टाइप ऑफ सेल, वन इज चीफ सेल एंड वन इज पेराइटल सेल। एक चीफ सेल है और दूसरी कौन सी है, पेराइटल सेल। ये जो चीफ सेल ये सिक्रेट करती है पेप्सिनोजन। क्या बनाती है, पेप्सिनोजन। चीफ सेल बनाती है पेप्सिनोजन, और पेराइटल सेल जो है वो 2 चीजें बनाती है। एक बनाती है इंट्रिंसिक फैक्टर और दूसरा बनाती है HCl। तो 2 तरह के सिक्रेशंस वहां पे रहते हैं। चीफ सेल के द्वारा बनता है पेप्सिनोजन और पेराइटल सेल के द्वारा बनता है इंट्रिंसिक फैक्टर और HCl। इंट्रिंसिक फैक्टर बनाने वाली सेल है स्टोमक की पेराइटल सेल। और इंट्रिंसिक फैक्टर का काम क्या होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर जो है एक खास तरह के विटामिन, जो विटामिन ए नहीं है, जो विटामिन B2 नहीं है या विटामिन C नहीं है, वो है विटामिन B12, जिसको हम डाइट से लेते हैं। जब आप डाइट से विटामिन B12 लेते हैं, तो विटामिन B12 हमारे आंत में जाता है ड्यूडिनम में। कहाँ जाता है, ड्यूडिनम में। ये इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो बनता तो कहाँ है, स्टोमक के अंदर। इसको ये बनता तो कहाँ है, स्टोमक के अंदर। कौन बनाता है, गैस्ट्रिक सेल, जिसका क्या नाम है, पेराइटल सेल, और क्या बना देती है, इंट्रिंसिक फैक्टर। लेकिन बनने के बाद में ये स्टोमक से ड्यूडिनम में चला जाता है, कौन, इंट्रिंसिक फैक्टर। और इंट्रिंसिक फैक्टर स्टोमक से ड्यूडिनम में जाके ये ड्यूडिनम के अंदर विटामिन B12 के साथ में इंट्रिंसिक फैक्टर बाइंड हो जाता है और B12 को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो अगर आपको ये बोले कि इंट्रिंसिक फैक्टर का किससे संबंध है, तो विटामिन B12 से। क्या संबंध है कि ये पेट में बन के ड्यूडिनम में जाता है और ड्यूडिनम में जाके किसके साथ में बाइंड होता है, विटामिन B12 के साथ में। और वहां से ये B12 को लेके जाएगा कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है इसको बोलते हैं टर्मिनल इलियम। और टर्मिनल इलियम में ले जाके ये B12 को क्या करा देगा, एब्जॉर्ब करा देगा। इस बात को ध्यान रखना। विटामिन B12 को और किस नाम से जानते हैं, याद रखना। विटामिन का एक सवाल आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो जब मैं विटामिन की बात करता हूं तो ये विटामिन 2 तरीके के होते हैं, ध्यान रखना। प्यारे दोस्तों, विटामिन 2 कौन से होते हैं सर, कुछ विटामिन होते हैं जो फैट सोल्यूबल होते हैं और कुछ विटामिन जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। कुछ विटामिन हो जाए जो फैट सोल्यूबल होता है और कुछ विटामिन होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं। जो फैट सोल्यूबल विटामिन है उनको A, D, E और K इन 4 नाम से जानते हैं, और वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं उनको B एंड C के नाम से जानते हैं। ये जो विटामिन A है इसको हम रेटिनॉल कहते हैं,
ये जो विटामिन डी है इसको कोलीकैल्सिफेरॉल कहते हैं। ये विटामिन ई है, इसको हम जो है इर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं, इर्गोकैल्सिफेरॉल, कोलीकैल्सिफेरॉल। और फाइटोनेडियोन्स, फाइटोनेडियोन्स। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन जो है आपका डी को कोलीकैल्सिफेरॉल कहते हैं, विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं, और विटामिन के को फाइटोनेडियोन्स के नाम से जानते हैं। ये सारे के सारे विटामिन फैट सोल्यूबल विटामिन है। वाटर सोल्यूबल विटामिन में एक तो विटामिन बी आता है, इसको बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और विटामिन सी को प्यारे दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। कौन सा एसिड कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। नाम भी काफी है एग्जाम में पूछने के लिए। इन सभी विटामिन में विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो सर विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ब्लाइंडनेस होता है, स्पेशली नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। इसके अलावा आंख में बहुत सारी समस्या जैसे जीरोप्थेल्मिया, ड्राइनेस ऑफ द आई, जीरोप्थेल्मिया है ना, बाइटोट स्पॉट, नाइट ब्लाइंडनेस, ऐसी बहुत सारी विटामिन ए डेफिशिएंसी डिजीज है जो आंख की रहती है। और स्किन की भी कुछ बीमारी होती है। तो स्किन एंड आई, ये दो बीमारियां जो है वो किसकी वजह से होती है? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है, एकमात्र विटामिन जिसको प्रेगनेंसी में नहीं देना होता है। अच्छा, विटामिन डी जो होता है कोलीकैल्सिफेरॉल, इसकी कमी से हड्डियों की बीमारियां हो जाती है, जैसे रिकेट्स है, ऑस्टियोमलेशिया है। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज, तो आपको जवाब देना है विटामिन डी की कमी से होती है। रिकेट्स है, ऑस्टियोमलेशिया है, ऑस्टियोपोरोसिस है। विटामिन ई की कमी से, इसको फर्टिलिटी विटामिन कहते हैं, तो इनफर्टिलिटी हो जाती है। अगर इसकी कमी हो तो एक तो होती है इनफर्टिलिटी, एक हेयर फॉल बहुत होता है अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो तो हेयर फॉल, तो इनफर्टिलिटी हो जाती है विटामिन ई की कमी से। और विटामिन के की कमी हो तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स रहते हैं, ब्लीडिंग रिस्क रहती है मरीज को हमेशा। प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, विटामिन ए की कमी से आंख और स्किन की बीमारी है, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस है, इनफर्टिलिटी है और ब्लीडिंग रिस्क पे रहता है मरीज। इन सबको फैट सोल्यूबल विटामिन कहते हैं। पर्टिकुलर विटामिन का नाम है और उसकी कमी से होने वाली बीमारियां हैं। रिकेट्स बच्चों में होती है, ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट में होता है। इधर मैं दूसरी तरफ बात करूं तो ये जो विटामिन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम की बीमारी होती है। स्कर्वी, स्कर्वी जो बीमारी होती है इसमें गम ब्लीड करते हैं, है ना, गम जो है, मसूड़े जो है उसमें ब्लीडिंग होती है। ये विटामिन सी की कमी से होता है, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होता है, स्कर्वी इसको नाम दिया जाएगा। और ये गम ब्लीडिंग वहां पे देखने को मिलता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है प्यारे दोस्तों, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसकी मैं अगर बात करूं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की, तो ध्यान रखिएगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कौन कौन से और कैसे होते हैं। तो बी कॉम्प्लेक्स की जब मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिएगा कौन कौन से विटामिन आते हैं। विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, है ना, विटामिन बी6, विटामिन बी7, विटामिन बी9, विटामिन बी12, ये आपको ध्यान रखना है। और इनके नामकरण याद रखना है। तेजाराम नाई की पैंट बड़ी प्यारी थी, ध्यान रखना, जो उसके बॉयफ्रेंड ने साइन करके गिफ्ट की। ये सभी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे वाला वर्ड याद रहेगा तो आप आराम से याद रख लोगे। प्यारे दोस्तों यहाँ पे टी का मतलब है थायामीन, आपको नाम याद रखने हैं बस, हमें और कोई मतलब नहीं है। आर का मतलब है राइबोफ्लेविन, क्योंकि आपको एग्जाम में पर्टिकुलर नाम पूछा जाएगा। नियासिन कहते हैं बी3 को और पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं बी5 को, पेंटोथेनिक एसिड। प्यारे दोस्तों पायरिडॉक्सिन बोला जाता है बी6 को, पायरिडॉक्सिन बोला जाता है बी6 को, और बायोटिन बोला जाता है बी7 को, फोलिक एसिड बोला जाता है बी9 को, और साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन बोला जाता है, कोबालामिन बोला जाता है बी12 को। ये सभी के सभी नाम है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के ही नाम है। हमने क्या बोला? थायामीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड, पायरिडॉक्सिन, बायोटिन, फोलिक एसिड, साइनोकोबालामिन। अब पर्टिकुलर विटामिन की कमी से पर्टिकुलर बीमारी हो जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूं थायामीन की कमी हो जाए, राइबोफ्लेविन की कमी हो जाए, नियासिन की, पेंटोथेनिक एसिड की, पायरिडॉक्सिन की, बायोटिन की, फोलिक एसिड की, साइनोकोबालामिन की, तो क्या क्या बीमारियां सुनिएगा। ये भी एग्जाम का अगला सवाल है कि नहीं है? हाँ, तो यहाँ पे
याद रखने का तरीका हमने आपको बता दिया, TRNPPBFC क्या हो गया, तेजा राम नाई की पैंट बड़ी प्यारी थी जो उसके बॉयफ्रेंड ने साइन करके गिफ्ट की। और इसके अंदर जब मैं थायामीन की कमी की बात करूंगा तो ये कौन सी बीमारी हो जाएगी, बेरी बेरी, तेरी मेरी नहीं, बेरी बेरी। और बेरी बेरी के अलावा वर्निक्सेस एनकेफेलोपैथी और कोरास्कोप सिंड्रोम। इस थायामीन की कमी से 2 बीमारी होती है, ध्यान रखना। पहला बीमारी जो थायामीन की कमी से होता है, B1 की कमी से, वो तो होता है बेरी बेरी। और बेरी बेरी भी 2 तरह की होती है, ड्राई और वेट। और ड्राई बेरी बेरी जो रहती है वो नर्वस सिस्टम वाली बेरी बेरी है। वेट बेरी बेरी है जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बेरी बेरी है। बेरी बेरी के अलावा एक होता है कोरास्कोप सिंड्रोम, कोरास्कोप सिंड्रोम। और एक होता है वर्निकेज एनकेफेलोपैथी, वर्निकेज एनकेफेलोपैथी, एनकेफेलोपैथी। तो एक होता है कोरास्कोप सिंड्रोम, एक होता है वर्निकेज एनकेफेलोपैथी। B2 जो है राइबोफ्लेविन है ना, ओरल स्टोमेटाइटिस, एंगुलर स्टोमेटाइटिस कहते हैं इसको, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, जिसके अंदर मरीज में ओरल अल्सरेशन हो जाता है, एंगुलर स्टोमेटाइटिस होता है। B3 जो है नियासिन है ना, नियासिन डेफिशिएंसी बीमारी जो है, इसको हम पेलेग्रा के नाम से जानते हैं, पेलेग्रा। जो ज़्यादा मक्के खाते हैं मेज, उनके अंदर नियासिन की डेफिशिएंसी डिजीज होती है। प्यारे दोस्तों, पेलेग्रा को हम 4D साइन से जानते हैं, 4D। और मैंने आपको बताया भी था पहले कि एक में डायरिया होता है, एक में डिमेंशिया होता है, डिमेंशिया। एक में देखने को मिलता है जो है आपका डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, स्किन का प्रॉब्लम। और एक D का मतलब यहाँ पे डेथ है। डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस और डेथ, ये जो है ये कहानी है किसकी, इसकी पेलेग्रा की। और पेलेग्रा में ये 4D साइन होते हैं। वहाँ पे कितने D है, ये 4D है जो आपको याद रखना है। अल्टीमेटली देयर में भी रिस्क ऑफ डेथ। पेलेग्रा जो बीमारी है उसमें जो डर्मेटाइटिस होता है उसमें कैगल नेकलेस बनता है। कैगल नेकलेस मतलब गले का हार, नेकलेस। और ये बना है कैगल नेकलेस, गले के आसपास एक हार बन जाता है, इसको कैगल नेकलेस कहते हैं। क्लियर हो गया। ये सभी के सभी B3 की पेलेग्रा। B5 है पेंटोथेनिक एसिड और B6 है पायरिडोक्सिन। ये न्यूरोलॉजिकल विटामिन होते हैं। तो यहाँ पे पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। मान लो इनकी कमी हो जाए तो क्या होता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। एक दवाई होती है जो टीबी की दवाई है, दवाई का नाम है आइसोनियाजाइड। कौन सी दवाई है, आइसोनियाजाइड एक ड्रग है। और वो अगर किसी मरीज को टीबी के इलाज के रूप में देते हैं तो इसकी कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है, पायरिडोक्सिन की कमी हो जाती है, B6 की कमी हो जाती है। मरीज में पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, हाथ पांव में सन्ने चलते हैं, सुन होता है, नमनेस होती है, टिंगलिंग सेंसेशन होता है। कहानी समझते रहना लगातार, अपने आप को पूरा कॉन्फिडेंस से सेशन से जोड़े रखना। और एक और बात बताता हूं, जितनी भी बातें बोली जा रही है सुबह सुबह दिमाग में घर करा देना उनको, क्योंकि एग्जाम में हुबू आएगी, उनको छापना पड़ेगा प्यारे मित्रों। अगला है यहाँ पे बायोटिन। बायोटिन B7 है और ये भी विटामिन हेयर के लिए, गुड हेयर ग्रोथ के लिए अच्छा विटामिन माना जाता है। प्यारे दोस्तों, जब मैं फोलिक एसिड की बात करूं, B9 की, बहुत ही जबरदस्त विटामिन है, बहुत ही जबरदस्त। सेल डिवीजन में, डीएनए सिंथेसिस में आप बात करो, कहां पे काम करता है, डीएनए सिंथेसिस में। कितना जबरदस्त विटामिन है वो विटामिन जो डीएनए का सिंथेसिस करता है। तो डीएनए सिंथेसिस में जिस विटामिन का रोल है वो फोलिक एसिड या B9 है। फोलिक एसिड या B9 विटामिन डीएनए को सिंथेसाइज करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो इस फोलिक एसिड की कमी से जब डीएनए नहीं बनेगा तो मरीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। क्या रहेगा, एनटीडीज रहेगा, इसको हम बोलते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। और ये जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, स्पाइना बाइफिडा, ओकल्टा और सिस्टिका 2 टाइप होते हैं, मेनिंजोसील, माइलोमेनिंजोसील होता है। इस तरह की कहानी वहां पे देखने को मिलती है फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से। प्यारे दोस्तों, साइनोकोबालामिन, जो फोलिक एसिड की हम बात करते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की बात करते हैं, तब तो ये मेगलोब्लास्टिक एनीमिया का प्रॉब्लम रहता है। और साइनोकोबालामिन की कमी है तो ये भी मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, जिसका एक टाइप है पर्निशियस एनीमिया। तो साइनोकोबालामिन या B12 की कमी से होता है पर्निशियस एनीमिया। और मैंने आपको अभी एक कहानी और बताई थी कि विटामिन B12 का संबंध जिससे है वो है इंट्रिंसिक फैक्टर। और इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 से बाइंड होता है कहाँ पे, आंत में जाके, आंत में बनता है, स्टोमक में बनता है, ड्यूडेनम में जाके बाइंड होता है। और उसको हम क्या बोलते हैं, विटामिन B12 का बाइंडिंग होना, पर्निशियस एनीमिया जो है वो इसकी कमी से होगा। दिस इज ऑल अबाउट द विटामिन।
विटामिन के नाम, विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, इधर फैट सोल्यूबल विटामिन, विटामिन सी, सबके नाम याद रखने हैं, सबके काम याद रखने हैं, सबके कमी वाली कहानी आपको याद रखनी है, क्योंकि विटामिन एक बड़ा अच्छा टॉपिक है। न्यूट्रिशन में सबसे अच्छे सवाल देके जाता है। दो तरह के न्यूट्रिएंट में, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट में, विटामिन माइक्रो न्यूट्रिएंट का पार्ट है और दोनों ही तरीके से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। वयस्क व्यक्ति का हिमेटोक्रिट कितना होता है? सभी लोग जवाब लिखेंगे, कॉन्फिडेंट करेंगे अपने आप को, और जितने भी रसगुल्ले अभी हमारे सो रहे हैं उनको जगा दीजिए। और ये नंबर जो 1200 का नंबर है, ये आंकड़ा डबल हो जाना चाहिए अगले 10 मिनट में, क्योंकि आपकी क्लास है और आपका आंकड़ा हमारी एनर्जी है। अगर हम सुबह सुबह इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये एनर्जी सिर्फ आपके नंबर से ही आती है। तो नंबर बड़ा से बड़ा लगना चाहिए, तो रैशनली बड़ा से बड़ा आएगा। सारी बातें हम खोल के रख देंगे। एग्जाम में 4 सब्जेक्ट है जिनको हम मजबूती दे रहे हैं। पहला सब्जेक्ट मैंने बोला था बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी, मेडिकल सर्जिकल की कंडीशंस आपको पक्का पक्का पता होना चाहिए, बहुत सारे सवाल प्रीवियस पेपर में आए हैं। दूसरा मजबूती दे रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग को। तीसरा मजबूती दे रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को। और चौथा है आपका ओबीजी, मैटरनल हेल्थ नर्सिंग। और मैंने एक बात और बताई थी कि जो पहले हुआ है उसके होने की पूरी संभावना। तो सारे सब्जेक्ट को मजबूती देने के साथ में जो मेन मजबूती दे रहे हैं वो है कि हमने पूरे तरीके से सेशन में जो क्वेश्चन क्रिएट किए हैं, एकदम नए तरीके के क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। आपको पता होना चाहिए कि वैसे नॉर्थ सेट के पेपर में और सभी पेपर में इंग्लिश में क्वेश्चंस आते हैं। राजस्थान सीएचओ का जो प्रीवियस पेपर है वो कहता है कि ये मिक्स टाइप का पेपर था। हमने उस तरीके की टाइपिंग करके पेपर को मिक्स बना के आप तक लाने की कोशिश की। ये सिर्फ मेहनत आपके नंबर की एनर्जी देते हैं। हम इस मेहनत को इसीलिए करते हैं ताकि, देखो बहुत मुश्किल है इस तरीके का सवाल बना पाना, पहली बात हो जिसमें हिंदी हो, इंग्लिश हो, फिर उसके ऑप्शन उस तरीके से सेट करना, ये दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। आप समझ नहीं पाओगे इस बात को, लेकिन हम फिर भी इसको पूरे जोश और उत्साह से करते हैं। पूरा दिन लगना पड़े तो भी लगाते हैं। किस लिए? एक ही बात के लिए कि हमारे रसगुल्लों को बेस्ट मिले एक प्लेटफॉर्म से। आपके लिए वो सारे प्रयत्न किए जाएंगे। आप एग्जाम में जाओगे तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि कोई पेपर नया कुछ अलग आया है। ये तो वही है जो सुबह 6 बजे रोज पढ़ते थे, अरे ये तो वही है जो 2 घंटे रोज पढ़ते थे, रोज 2 घंटे पढ़ते थे, अब भी 2 ही घंटे हैं, क्या करना है, टिका टिक टिक ही तो करके आना है और 2 घंटे में रसूला एक जबरदस्त पेपर करके आएगा। तो कहानी इतनी सी है कि मेहनत जो है उसको बनाए रखना है। तरीके हम उसी तरीके के लाएंगे जैसा एग्जाम हूबहू उतारता है ना। हमने बोला कि पेपर जो है वो तभी सार्थक होगा जब पेपर से पहले पेपर के जीत वाली तैयारी अगर कोई करा दे। हम उस तरह की तैयारी को यहाँ पे कराना चाहते हैं। हिमेटोक्रिट की जब मैं बात करता हूँ प्यारे दोस्तों, तो हिमेटोक्रिट टोटल जो आरबीसी का वैल्यू है, ब्लड में जो टोटल सेल है वो हिमेटोक्रिट है, ऐसा समझो। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि हमारा जो ब्लड है वो ब्लड जो है उसके अंदर 2 लोग होते हैं। कौन से 2 लोग होते हैं सर? एक तो प्लाज्मा होता है जो ब्लड का फ्लूइड है, और एक सर ब्लड की सेल होती है। एक प्लाज्मा होता है और एक ब्लड में क्या होता है, ब्लड की सेल होती है। क्लियर है? हाँ। तो जब प्लाज्मा की बात करता हूँ प्यारे दोस्तों, तो मैंने ये बताया था कि ये तो 55% है, लेकिन ब्लड की सेल कितनी है? तो हिमेटोक्रिट का मतलब ही हो गया ब्लड की सेल। याद रखना, हिमेटोक्रिट जो है इसका मतलब भी हो गया कि ये ब्लड की सेल है। याद रह जाएगा। हाँ, तो ब्लड की सेल है मतलब कितनी है? 45%। तो हिमेटोक्रिट भी कितना होगा? 45%। हिमेटोक्रिट का मतलब भी हो गया ये ब्लड की सेल है, तो हिमेटोक्रिट भी कितना हो गया? 45। तो यहाँ पे वयस्क व्यक्ति का पूछा है 15 से 25 ये कम है, 25 से 35 कम है, ये 45 मैक्सिमम होना चाहिए। हालांकि 45 से 55 यहाँ पे, तो ये ज्यादा है। अगर हिमेटोक्रिट ज्यादा है इसका मतलब वॉल्यूम कम है। मान लो अगर हम इसको चूज करते हैं 45 टू 55, तो 45 टू 55 ज्यादा है, और ये इंडिकेट करता है कि मरीज जो है उसके अंदर फ्लूइड की डेफिशिएंसी है। फ्लूइड की क्या है? जब हमारी बॉडी में फ्लूइड की डेफिशिएंसी होती है तो ब्लड सेल ज्यादा दिखती है नंबर के अंदर, तो 55 ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 45। अच्छा, जितना हिमेटोक्रिट होता है उसमें 3 का भाग दे दो, उतना आपके अंदर हीमोग्लोबिन है। मेरा जितना हिमेटोक्रिट है, कितना भी हो सकता है, मैंने बोला ये 35 से 45 हो सकता है, 30 हो सकता है, जितना भी है, जितना हिमेटोक्रिट है, मान लो 45 हिमेटोक्रिट है, तो उसमें 3 का भाग दे दो, उतना ग्राम परसेंटेज आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन जो अगर आपको निकालना हो तो आप हिमेटोक्रिट को डिवाइड कर दो 3 से, तो आपका बॉडी का हीमोग्लोबिन आ जाएगा। तो व्हेन आई डिवाइड द 45 by 3, द आंसर इज 15 ग्राम परसेंटेज।
दिस इज द हेमाटोक्रिट वैल्यू इन माय ब्लड, हीमोग्लोबिन वैल्यू इन माय ब्लड। तो 15 ग्राम परसेंटेज मेरे ब्लड में हीमोग्लोबिन है। क्लियर है, आसान है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे दोस्तों। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन का अगर संगठन हो जाए, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन संगठन बना रही है और कह रही है इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय हो, है, तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन आपस में संगठन बना रही है, ये संगठन किस में अधिक पाया जाता है? जवाब लिखिएगा। सभी लोगों को जवाब लिखना है, क्या आंसर होना चाहिए। हाँ, 45 में 3 का भाग देने पे हिमेटोक्रिट का 1/3 होता है हीमोग्लोबिन। एग्जैक्टली। यूपी सिलेबस भी हम तैयारी कराएंगे, सभी सिलेबस, सभी सीएचओ को हमने तैयारी में हम रखा है। सीएचओ का मतलब यह है ऑल सीएचओ पेपर हम यहाँ कवर कर रहे हैं, और जो भी वैकेंसी रहती है हम उसको हमेशा फोकस करके पढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम CO के नाम से जानते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 हो जाते हैं, डाइऑक्साइड। ये मोनो है एक है, ये डाई है दो है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। दोनों में अलग अलग खासियत है कि ये जो है ये हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड होने के लिए मरती है, मतलब 200 गुना 200 टाइम्स मोर कैपेबल है किसके साथ में बाइंड होने के लिए? हीमोग्लोबिन के साथ में। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बहुत लेस लाइक करती है किसको? लेस लाइक करती है किसको? हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन को बहुत ज्यादा पसंद करती है कार्बन मोनोऑक्साइड, हीमोग्लोबिन को बहुत ही कम पसंद करती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो होता क्या है दोस्तों कि जब भी हमारी बॉडी किसी भी मतलब धुएं के एक्सपोजर में आएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिकली धुएं में पाई जाता है, तो जब भी बॉडी स्मोक के एक्सपोजर में आएगी, जैसे यहाँ पे धूम्रपान करने वाले, तो ये स्मोक है, और जब स्मोक के एक्सपोज में आएगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी में बहुत ज्यादा होगी, और वो हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड होके क्या बनाएगी? देखो 3 तरह के हीमोग्लोबिन बनते हैं। एक हीमोग्लोबिन बनता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एक वर्ड क्या होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन है ये। एक बनता है हीमोग्लोबिन प्लस CO2, हीमोग्लोबिन प्लस CO2, कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन, कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन प्लस कार्ब, ये गया कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ऐसे 3 हीमोग्लोबिन होते हैं। सबसे अच्छा हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी के अंदर कौन सा है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। हमारी सेल को ऑक्सीजन चाहिए, ना तो हमारी सेल को CO2 चाहिए जो कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन है, और ना ही हमें कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन चाहिए जिसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड होती है तो उसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ऑक्सीजन बाइंड होती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, और CO2 बाइंड होती है तो उसको कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। हाँ, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन और सिर्फ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऐसे 3 अलग अलग यहाँ पे नाम है। तो यहाँ पे धूम्रपान करने वाले व्यक्ति में सबसे ज्यादा क्या बनता है? कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। क्लियर है? क्लियर है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी है, A, C और D तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, मूत्र में बिलीरुबिन है, अगर मूत्र में बिलीरुबिन है तो उसको किस नाम से जानेंगे? जवाब लिखिएगा। सभी लोग जवाब लिखे। मूत्र में बिलीरुबिन है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? अगर किसी के मूत्र में बिलीरुबिन है तो उसको किस नाम से जानते हैं? पहला लिखा हुआ है मोनोबिलिन, स्टर्कोबिलिन, यूरोबिलिन, हाइड्रोबिलिन। आई होप सभी लोग सही जवाब लिखेंगे क्योंकि सवाल है आपके पाले में, इजी क्वेश्चन है। हेल्थ प्रोग्राम वाले भी क्वेश्चन बनाएंगे, योजनाएं जितनी भी है उनके क्वेश्चन भी लाएंगे, बहुत कुछ होगा। ये अभी तो शुरुआत है। किसी ने बोला कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमीन, आगे सारा आसमां बाकी है। अभी तो सफर की शुरुआत है, आगाज हुआ है प्यारे मित्रों, अंजाम अभी बाकी है। अभी तो 1 दिसंबर हुआ है, फरवरी अभी बाकी है। और ये हिम्मत का काम रहेगा कि आप रोज चीजों को अच्छे अच्छे से पढ़ते रहे। किसी ने कहा कि
वक्त लगता है, बर्फ को पानी में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है, सारी योजनाएं और प्रोग्राम को पढ़ने में वक्त लगता है, याद रखने में वक्त लगता है, याद करने में वक्त लगता है। हिम्मत रख, हिम्मत रख, थोड़ा और जोर लगा, थोड़ा और जोर लगा, किस्मत के जंग लगे हुए दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। तो वक्त तो लगेगा प्यारे दोस्त, इंतजार करना पड़ेगा, सब कुछ बताने वाले हैं। एक एक चीज यहाँ पे आएगी और कांच की तरह क्लियर कर देंगे आपके दिमाग में एग्जाम से पहले। तो यहाँ पे जब भी बिलिरुबिन हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड होता है, बिल्कुल आज वर्ल्ड एड्स डे है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखना 1 दिसंबर जो होता है इसको वर्ल्ड एड्स डे के नाम से जानते हैं, एड्स डे के से सेलिब्रेट करते हैं। HIV वायरस है ना, जो कि एड्स का पॉजिटिव एजेंट है, वायरल डिजीज है और रेट्रो वायरस कहते हैं इसको। ART दिया जाता है इसके इलाज के लिए, बातें करेंगे कभी बहुत शिद्दत से। अभी आपको मूत्र में बिलिरुबिन बताना है, इसको मोनोबिलिन नहीं कहते हैं, इसको स्टर्कोबिलिन। स्टर्कोबिलिन का मतलब होता है बिलिरुबिन इन स्टूल, स्टूल प्लस बिलिरुबिन जो है इसको हम स्टर्कोबिलिन कहते हैं। अगर आपके फीकल मैटर में स्टूल में बिलिरुबिन हो, इसको हम किस नाम से जानते हैं? स्टर्कोबिलिन। अगर आपके यूरिन में बिलिरुबिन हो प्यारे दोस्तों, उसको हम बोलते हैं यूरोबिलिन, है ना। यहाँ पे यूरिन में बिलिरुबिन है क्योंकि मूत्र में बिलिरुबिन है, तो उसको हम किस नाम से जानेंगे? यूरोबिलिन। बिलिरुबिन बॉडी से एक्सिट आउट 2 ही फॉर्म में होता है, यूरोबिलिन और स्टर्कोबिलिन। जब आपका लीवर बिलिरुबिन बनाता है, वाटर सोल्यूबल होता है, तो एक तो स्टूल के फॉर्म में बॉडी से बाहर चला जाता है स्टर्कोबिलिन, एक यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर जाता है, उसको यूरोबिलिन कहते हैं। याद रह जाएगा, दोनों आसान है, दोनों बातें इजी है। चलिए, स्टर्कोबिलिन और यूरोबिलिन। अगला क्वेश्चन, सरपेक्टेंट। प्यारे दोस्तों ये एक अच्छा सवाल है। मानसिक तनाव कम करता है, पृष्ठ तनाव कम करता है, पृष्ठ तनाव बढ़ाता है, मानसिक तनाव बढ़ाता है। सभी लोग जवाब लिखे, क्या आंसर होना चाहिए? अगर मैं सरपेक्टेंट की बात करता हूं, 2 सरपेक्टेंट होते हैं जो लंग्स की टाइप 2 सेल बनाती है। एक को नाम देते हैं लेसिथिन और एक को नाम देते हैं स्पिंगोमाइलिन। सरपेक्टेंट 2 तरह के होते हैं, एक को मैंने बोला नाम देते हैं लेसिथिन और एक को नाम देते हैं स्पिंगोमाइलिन। स्पिंगोमाइलिन प्यारे दोस्तों, लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन जो सरपेक्टेंट है ना, इनको शॉर्ट में हम LS रेशियो के नाम से लिखते हैं। और नॉर्मल जो रेशियो रहता है LS रेशियो, वो रहता है 2:1। ये सरपेक्टेंट का जो नॉर्मल रेशियो है 2:1, ये 28 वीक के ऊपर होता है, 28 वीक पे। मैंने बोला अगर आपको एग्जाम में ये पूछे कि ये सरपेक्टेंट बनाता कौन है, सरपेक्टेंट बनाता कौन है? लंग्स की टाइप 2 सेल। सरपेक्टेंट होते कौन कौन से? तो लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन। कौन बनाएगा? टाइप 2 सेल। किसकी? लंग्स की। आपके लंग्स में पाई जाने वाली टाइप 2 सेल इनको बनाती है। और ये LS जो लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन है, ये बनते हैं कब? ये बनते हैं 20 वीक ऑफ गेस्टेशन पे, 20 वीक पे। सरपेक्टेंट स्टार्ट टू फॉर्म बनना शुरू होते हैं कब? 20 वीक ऑफ गेस्टेशन। गेस्टेशन के 20 वीक पे ये बनना शुरू होते हैं। और प्यारे दोस्तों 28 वीक पे इनका रेशियो होता है 2:1। अगर हम बात करें आगे और 32 वीक पे जाए, किस पे जाए? 32 वीक पे, तो ये रेशियो हो जाएगा 1:1। ये 32 वीक पे होता है 1:1। और अगर हम जाए 36 वीक पे, तो ये रेशियो वापस हो जाता है 2:1 36 वीक पे। तो सरपेक्टेंट जो है वो 28 वीक पे होता है 2:1, 32 वीक पे 1:1 हो जाता है और 36 वीक पे वापस 2:1 हो जाता है। ये सरपेक्टेंट का रहता है। सरपेक्टेंट करते क्या है? ये इस रेशियो में होंगे तो होगा क्या? तो मानो दोस्तों ये रेशियो अगर 2:1 है बच्चे के जन्म के समय, तो सरपेक्टेंट लंग्स की जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन को बोलते हैं पृष्ठ तनाव। क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव। इस पृष्ठ तनाव को कम करते हैं। हमारे फेफड़े के अंदर जो बच्चा मदर के वूम में होता है, उसके फेफड़े में पानी भरा हुआ होता है और बच्चा अंदर सांस तो लेता नहीं है। अब जैसे ही बच्चा मदर के वूम से बाहर आया और बच्चे ने पहला सांस लिया, तो जो फेफड़े में जितना ही पानी है वो सारा का सारा पानी एब्जॉर्ब करवाना है। एब्जॉर्ब कब होगा? जब फेफड़े का पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। तो ये पृष्ठ तनाव को कम करता है, मानसिक तनाव को कम नहीं करता है सरपेक्टेंट। फेफड़े में पृष्ठ तनाव को, सरफेस टेंशन को कम करेगा। और जब सरफेस टेंशन कम होगी तो फेफड़े में भरा हुआ सारा का सारा पानी जो है वो क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। फेफड़े में हवा भरेगी
फेफड़ा फूलेगा, गैस का एक्सचेंज शुरू हो जाएगा और मरीज के लिए अच्छी बात हो जाएगी, लंग्स कोलैप्स नहीं रहेंगे। ये सरफेक्टेंट का काम होता है, लंग्स को एक्सपांड करने में मदद करता है, पृष्ठ तनाव को कम करने का काम करता है सरफेक्टेंट। और अगर ये नहीं होंगे तो पृष्ठ तनाव कम नहीं होगा तो फेफड़े चिपके हुए रहेंगे, और फेफड़े अगर चिपके हुए रहेंगे तो बच्चा पैदा होते ही उसको सांस की बीमारी होगी, उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कहते हैं, बच्चा अच्छे से सांस नहीं ले पाएगा। तो हम सब पैदा होने के बाद में अच्छे से अगर सांस ले पाते हैं तो ये किसकी मदद से ले पाते हैं? सरफेक्टेंट की मदद से। ये लंग्स के सरफेस टेंशन को, पृष्ठ तनाव को कम करता है। ध्यान रखना, ये दो तरह के होता है, लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन। अब मान लो कोई बच्चा जैसे अब इस समय पैदा होगा 36 वीक पे, टर्म एज में पैदा होगा, तब तो उसमें सरफेक्टेंट ठीक रहेंगे। पर मान लो एक बच्चा जो है वो यहाँ पैदा हो रहा है, 32 वीक पे पैदा हो रहा है, जो कि एक प्री टर्म बेबी है, तो यहाँ पे सरफेक्टेंट ठीक नहीं है, तो बच्चा पैदा होगा तो इसमें रिस्क है कि भाई इसके तो आरडीएस होगा, लंग्स इसके प्रॉब्लम में जाएंगे। तो बच्चे के लंग्स को बचा के और उसको आरडीएस होने से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? दो उपाय करते हैं। जब बच्चा मान लो यहाँ पे पैदा होएगा या होने की रिस्क है, या ऐसा हमें लग रहा है कि 32 वीक पे बच्चा पैदा हो जाएगा, तो जब बच्चा 32 वीक पे पैदा हो जाएगा ऐसी संभावना हमें लग रही है, तो हम तुरंत वहाँ पे क्या करेंगे? उस मदर को जिसमें प्रीटर्म या प्री मैच्योर डिलीवरी होने की रिस्क रहती है, उस मदर को हम क्या करेंगे? उस मदर को इंट्रामस्कुलर आईएम, उस मदर को क्या देंगे? आईएम, इंट्रामस्कुलर स्टेरॉइड देते हैं। याद रखना, मदर को क्या देंगे? स्टेरॉइड देंगे, आईएम। स्टेरॉइड क्या होते हैं? दवाई होती है स्टेरॉइड, है। मदर को आईएम, इंट्रामस्कुलर मदर को क्या देते हैं? स्टेरॉइड देते हैं दोस्तों, स्टेरॉइड। और ये जो स्टेरॉइड दवाई होती है, इस स्टेरॉइड दवाई को नाम देते हैं डेक्सामेथासोन, और इसकी डोज होती है प्यारे दोस्तों 6 मिलीग्राम, और इसको दिन में 2 बार देते हैं, और ऐसा 2 दिन तक देते हैं, और इसको आईएम देते हैं। 6 मिलीग्राम डोज है, सुबह शाम 2 बार देना है, दिन में 2 बार देना है, 2 दिन के लिए देना है। डेक्सामेथासोन दवाई देनी है। दूसरी दवाई प्यारे दोस्तों देते हैं बीटामेथासोन जो दवाई होती है, ये दवाई की डोज होती है, इसको भी आईएम ही देते हैं, डोज 12 मिलीग्राम होती है, दिन में 2 बार देना और 1 ही बार देना है। ध्यान रखना, दिन में 1 ही बार देना है और 2 दिन तक देना है। इसकी डोज 12 मिलीग्राम होती है और 1 ही बार देते हैं दिन में, और इसको भी 2 दिन तक देते हैं। तो डेक्सामेथासोन और बीटामेथासोन ये दोनों स्टेरॉइड दवाई होती है। और स्टेरॉइड दवाई किसको दी जाती है? मदर को। कब? जब बच्चा मदर के वूम में है और जल्दी बाहर आ रहा है ऐसा हमें लग रहा है, तब हम ये तुरंत दवाई देते हैं, ताकि बच्चे के लंग्स थोड़े मैच्योर हो जाए। ये सरफेक्टेंट बनाने में मदद करते हैं स्टेरॉइड। अब मान लो बच्चा बाहर आ गया है, तो अब माँ को ये देने का मतलब नहीं है, या बच्चे को ये देने का मतलब नहीं है। तो जब बच्चा बाहर आ गया है तो अब क्या करेंगे? अब बच्चे को इंट्राट्रेकियल सरफेक्टेंट देते हैं। याद रखना, अगर मैं न्यूबॉर्न बेबी को दे रहा हूँ, न्यूबॉर्न जो पैदा हो चुका है, न्यूबॉर्न प्रीटर्म है, सरफेक्टेंट अच्छे नहीं है, पैदा तो हो गया है, तो इस बच्चे को मैं अब क्या दूंगा? बच्चे को मैं इंट्राट्रेकियल वहां पे क्या दूंगा? इंट्राट्रेकियल सरफेक्टेंट ही दूंगा। तो बच्चे को भी सरफेक्टेंट ही देते हैं और ट्रेकिया के अंदर देते हैं। इंट्राट्रेकियल मतलब इनटू द ट्रेकिया, सीधा ट्रेकिया के अंदर डालता हूं सरफेक्टेंट, ताकि बच्चे के जो है लंग्स मैच्योर हो जाए। लंग्स के अंदर सीधे ट्रेकिया में सब जगह सरफेक्टेंट घूम जाते हैं। इंट्राट्रेकियल सरफेक्टेंट देता हूं। सो दिस इज द मैकेनिज्म। ऐसे सरफेक्टेंट यहाँ पे काम करते हैं, ध्यान रखना। हाँ, दोनों ड्रग माँ को जब देते हैं स्टेरॉइड जो आईएम ही लगते हैं, और बच्चे को जब देंगे तो इंट्राट्रेकियल रूट रहेगा। मदर जो है उसमें ये कौन से महीने में देंगे तो महीना डिसाइड नहीं हो रहा है। महीना तो हो गया ना कि भाई वो जो बेबी है वो मान लो 32 वीक के आसपास पैदा हो जाएगा, तो ये 8वां महीना है प्रेगनेंसी का। तो जब भी प्रीटर्म प्रेगनेंसी, क्योंकि 9 महीने पे प्रेगनेंसी 36 वीक की होती है, और 9 महीने से पहले बच्चा बाहर आ रहा है, 8वें महीने पे आ रहा है, 7वें महीने पे आ रहा है, जो भी बच्चे में प्रीटर्म डिलीवरी हमें लग रही है, प्रीटर्म, तब उस मदर को ये दे देते हैं। तो इसका कोई ऐसा समय नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि कब बच्चा बाहर आ रहा है, जल्दी नहीं आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। पृष्ठ तनाव क्या होता है? अभी तो बताया, पृष्ठ तनाव मतलब सरफेक्टेंट है ना, सरफेस टेंशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। पृष्ठ तनाव को इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस टेंशन। और लंग्स की जो अंदर की सतह है, लंग्स सरफेस मतलब सतह, घर में सरफेस नहीं होता है, आंगन,
तो फेफड़े में भी आंगन है अंदर की तरफ, उसको सरफेस कहते हैं। उसका जो टेंशन है वो, उसका टेंशन जो है उसको मिनिमाइज करेगा। वो टेंशन जब कम होगा तो वहां से पानी का एब्जॉर्प्शन होगा फेफड़े के अंदर। तो सरफेस मतलब अंदर की सतह है ना, पृष्ठ, पृष्ठ तनाव, सरफेस, सरफेस टेंशन, आंगन, और क्या बताऊं, बताओ, अंदर का एरिया, इलाका, और तो कुछ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं भाई। हिंदी, इंग्लिश, कौन कौन सी भाषा में, चाइनीज में भी बताएं क्या थोड़ा, है नहीं? अरे सर चाइनीज में नहीं बताना, वो आती नहीं है हमें, हिंदी इंग्लिश जरूर आती है। बहुत अच्छे, सीखना जरूरी है, चाहे कोई भी भाषा में सीखो। हमारा आखिरी उद्देश्य क्या है? ऐसा कुछ सीख जाए कि एग्जाम में सवाल गलत नहीं हो। तरीका चाहे कोई भी लगाए, हम सब तरीके लगाने को तैयार है। सिर्फ संघर्ष एक ही बात के लिए है कि रसगुल्ले के पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है। वो पिता की फिक्र है ना, रोज होती है, पता नहीं मेरे बेटे का क्या होगा, बस उस बेटे की ताकत बनना है। और उस बेटे की ताकत बन के उस पिता की जो फिक्र है उसको फक्र में बदल डालेंगे। बस एक आखिरी उद्देश्य है, और इस ताकत को बनने में चाहे हर दिन खपाना पड़े, खपेंगे, लेकिन वो ताकत जरूर बनेंगे। सवाल अगला बड़ा इंटरेस्टिंग है। रेस्पिरेटरी सेंटर, श्वास संबंधी केंद्र कहां पर स्थित होता है? सेंटर जितने भी है दोस्तों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है। सेंटर जितने भी है प्यारे दोस्तों, वो कहां होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। पहला लिखा हुआ है मेरु रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मेडुला, पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लीवर, नो। हाइपोथैलेमस, पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो लीवर तो पहले ही गड़बड़ हो गया, इसमें तो कोई सेंटर नहीं है। क्लियर है? लीवर में तो कोई सेंटर नहीं है। अब 3 हो गया, देखो, हाइपोथैलेमस, अर्धस्वेचक, मज्जा, मेरुरज्जु। प्यारे दोस्तों ध्यान रखना कि ब्रेन में सेंटर होता है, स्पाइनल कॉर्ड में कोई सेंटर नहीं होता है। मतलब ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुरज्जु है, ये फिर कट गया, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है तो दोनों आते हैं, पर सेंटर स्पाइनल कॉर्ड में नहीं होके बेसिकली किस में होते हैं? ब्रेन में होते हैं। तो सेंटर बेसिकली होता ब्रेन के अंदर है, पहली बात। तो अब ब्रेन में 2 पार्ट लिखे हुए हैं, एक मेडुला है और एक हाइपोथैलेमस है। दोनों के पास में सेंटर होते हैं। मेडुला के पास में भी सेंटर होता है, हाइपोथैलेमस के पास में भी सेंटर होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों में कौन से सेंटर कहां कहां होते हैं। जब मैं मेडुला और हाइपोथैलेमस की बात करता हूं प्यारे दोस्तों, तो ध्यान रखना मेडुला के अंदर भी कुछ सेंटर होते हैं और हाइपोथैलेमस के पास में भी कुछ सेंटर होते हैं, जिनको रेगुलेटिंग सेंटर कहते हैं, थैलेमस। हाइपोथैलेमस और मेडुला में जब मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो हाइपोथैलेमस के सेंटर की लिस्ट काफी लंबी है। क्या सेंटर है यहाँ पे? रेगुलेटरी सेंटर होता है टेम्परेचर का, टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर, टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर, टेम्परेचर का रेगुलेटरी सेंटर, थर्स्ट, थर्स्ट का रेगुलेटरी सेंटर, हंगर का रेगुलेटरी सेंटर, स्लीप का रेगुलेटरी सेंटर, टेम्परेचर का रेगुलेटरी सेंटर, थर्स्ट का रेगुलेटरी सेंटर, हंगर, स्लीप और इमोशन, इमोशन का रेगुलेटरी सेंटर। ये सभी चीजों के रेगुलेटरी सेंटर किसके पास में? हाइपोथैलेमस के पास में। मेरे को टेम्परेचर बॉडी का रेगुलेट करना है, सही रखना है, नॉर्मल रखना है, प्यास को नॉर्मल रखना है, भूख को नॉर्मल रखना है कि नहीं है, और हंगर को नॉर्मल रखना है, नींद को नॉर्मल रखना है। ये सब सेंटर तो कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस के पास में। जब मैं बात करता हूं मेडुला की, तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों 3 सेंटर है। कार्डियक सेंटर, कौन सा सेंटर है? कार्डियक सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर और कार्डियक सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, और लास्ट जो है वो कौन सा है आपका? रिफ्लेक्स सेंटर, रिफ्लेक्स सेंटर। प्यारे दोस्तों रिफ्लेक्स सेंटर जो होता है, इसमें 2-3 तरह के रिफ्लेक्सेज आते हैं। एक तो आपका कफिंग रिफ्लेक्स, स्नीजिंग रिफ्लेक्स, गैगिंग रिफ्लेक्स, है ना, वॉमिटिंग रिफ्लेक्स। तो वॉमिटिंग, स्वेलोइंग, गैगिंग, जितने भी प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेज है, उन सभी के सेंटर किसके पास में है? मेडुला के पास में। तो कार्डियक सेंटर है, रेस्पिरेटरी सेंटर है, रिफ्लेक्स सेंटर है, और हाइपोथैलेमस के पास में टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर है, थर्स्ट का रेगुलेटिंग सेंटर है, हंगर का है, स्लीप का है, इमोशन का है। इतनी बातें प्यारे दोस्तों आई होप क्लियर हो गई है। सवाल ने आपको कौन सा सेंटर पूछा है, इसको वापस पूछते हैं। इसने पूछा है रेस्पिरेटरी सेंटर, तो डेफिनेटली हाइपोथैलेमस का नहीं पूछा है, किसका पूछा है? मेडुला का, क्योंकि रेस्पिरेटरी सेंटर किसके पास में? रेस्पिरेटरी सेंटर, वाइटल सेंटर, सांस का सेंटर, कार्डियक सेंटर, हार्ट का सेंटर, और वेसल्स का सेंटर,
ब्लड वेसल का सेंटर, बीपी का रेगुलेशन, हार्ट रेट का रेगुलेशन, ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन, रेस्पिरेशन रेट का रेगुलेशन, ये सभी सेंटर किसके पास में? मेडुला के पास में। क्लियर है प्यारे दोस्तों? अगला क्वेश्चन, सवाल है विच इज द एग्जाम्पल ऑफ एंटी एंजाइटी ड्रग। एंटी एंजाइटी दवाई का एग्जाम्पल कौन सा है? कौन सी दवाई की बात हो रही है? एंटी एंजाइटी ड्रग, वो दवाई जो किसको कम करती है? एंजाइटी को कम करती है। किसको कम करती है? एंजाइटी को कम करती है। घबराहट, घबराहट जो होती है, घबराहट, उसको कम करने वाली दवाई, घबराहट को कम करने वाली दवाई कौन सी है? एंटी एंजाइटी। पहला लिखा हुआ है डाइजेपाम, प्रोमाजीन, लिथियम कार्बोनेट, पेरिनोम। घबराहट को कम करने वाली दवाई कौन सी है प्यारे दोस्तों? याद रखो, जब मैं एंटी एंजाइटी ड्रग की बात करता हूं तो वो दवाई जो गाबा के लेवल को बढ़ाती है, क्या करती है? गाबा का जो लेवल है उस लेवल को इंक्रीज करती है। गाबा क्या है? गाबा गामा एमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड एक न्यूरोट्रांसमीटर है और ये एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। कैसा न्यूरोट्रांसमीटर है? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। गाबा एक न्यूरोट्रांसमीटर है और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। गामा एमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड इसका फुल फॉर्म है गामा एमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड। और ये जो गामा एमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड है, गाबा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इसका फॉर्मेशन जो होता है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का जो फॉर्मेशन होता है वो कराने का काम करती है दवाई जिनको हम बेंजोडाइजेपाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजोडाइजेपाइन। प्यारे दोस्तों, ये जो बेंजोडाइजेपाइन है इनको हम स्लीपिंग पिल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? बेंजोडाइजेपाइन को एक नाम और देते हैं और वो नाम होता है स्लीपिंग पिल्स। स्लीपिंग पिल्स, बेंजोडाइजेपाइन को हम स्लीपिंग पिल्स के नाम से जानते हैं। ये सभी दवाइयाँ वो होती है जिनके पीछे लाम, पाम और जाम आता है। बेंजोडाइजेपाइन वो दवाइयाँ होती है जिनके पीछे लाम, पाम और जाम, ये सफिक्स होता है, लाम, पाम और जाम। ये जिन दवाइयों के पीछे आता है, आप इन दवाइयों को देखें तो एक दवाई है जिसके पीछे पाम आया हुआ है, इनमें नहीं है, इनमें नहीं है, इनमें नहीं है। लाम, पाम और जाम, एल्प्राजोलाम, डाइजेपाम, लोराजेपाम, मीडाजोलाम, जिनके पीछे लाम, पाम, जाम ये आता है, इन सबको बेंजोडाइजेपाइन कहते हैं। और ये एंजाइटी को कम करती है, स्लीपिंग पिल्स कहलाती है, थोड़ी सेडेटिव इफेक्ट देने वाली दवाई होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए बनेगा, डाइजेपाम। क्लियर है दोस्तों? बी, सी और डी तीनों ही गलत है, ए करेक्ट आंसर है। लाम, पाम और जाम वाली दवाई बेंजोडाइजेपाइन, स्लीपिंग पिल्स, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, गाबा गामा एमाइनो ब्यूटारिक एसिड, घबराहट को कम करने वाली दवाई, एंटी एंजाइटी ड्रग, सारे नाम यहाँ पे एक ही तरह के। प्रोमेथाजीन उल्टी को कम करती है, पेरिनोम वॉमिटिंग को कम करती है, लिथियम बाइपोलर डिसऑर्डर की ड्रग ऑफ चॉइस होती है। अगला क्वेश्चन, सभी सवाल बहुत छोटे छोटे हैं, सभी सवालों के बहुत अच्छे मीनिंग है और मीनिंग के साथ में सवाल जब पढ़ेंगे तो एग्जाम में भी आपको सवाल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो सभी लोग जो है बहुत अच्छे से सेशन से जुड़े। कुछ लोग जो है वो धीरे धीरे उठ रहे हैं तो बाकी वालों को भी उठा दे। 1600 लोग जो उठे हैं बाकी को उठाएं। एक बढ़िया सेशन में अगरबत्ती लगा के, अगरबत्ती का मतलब है प्रेस द लाइक बटन। अब आप कहेंगे सर लाइक बटन को दबाने से क्या होता है? मैं कहता हूँ इससे आपके अंदर एक विश्वास पैदा होता है। ये कौन सा विश्वास है? वही विश्वास जो एक छोटी चींटी जब दाना लेकर चलती है और 100 बार दीवारों पे चढ़ती है, फिर भी फिसलती है, फिर भी चढ़ने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि मन का विश्वास है, रगों में साहस भरता है, चढ़ जाऊंगी, ये विश्वास आपको आता है इस सेशन के अंदर। और इस सवाल में ये विश्वास है कि कौन सा हार्मोन नहीं सीक्रेट होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। हाइपोथैलेमस इज नॉट ए ग्लैंड, हाइपोथैलेमस इज नॉट ए ग्लैंड, इट इज ए पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम दैट कंट्रोल द एंडोक्राइन सिस्टम। हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है। ये एंडोक्राइन सिस्टम जो है उस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक न्यूरल पार्ट है। क्या पार्ट है? ये न्यूरल पार्ट है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ब्रेन का पार्ट है, पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है। प्यारे दोस्तों, ये जो हाइपोथैलेमस है जो पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है, इस हाइपोथैलेमस के द्वारा 7 हार्मोन बनते हैं। इन सभी हार्मोन को रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। ऑल रिलीजिंग हार्मोन इज मेड अप फ्रॉम हाइपोथैलेमस।
जितने भी रिलीजिंग हार्मोन है, आपको सिंपल तरीका याद रखना है, जितने भी रिलीजिंग हार्मोन है वो हाइपोथैलेमस बनाएगा। रिलीजिंग हार्मोन जितने भी है, रिलीजिंग हार्मोन कौन बनाएगा? हाइपोथैलेमस। और जितने भी स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो कौन बनाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी। स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन बनाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी। रिलीजिंग हार्मोन कौन बनाएगा? हाइपोथैलेमस। स्टिमुलेटिंग हार्मोन और रिलीजिंग हार्मोन, ऑल रिलीजिंग हार्मोन इज मेड अप बाय हाइपोथैलेमस, ऑल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज मेड अप बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। तो ये तो कौन बनाएगा? हाइपोथैलेमस। और ये कौन बनाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी, स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाता है एंटीरियर पिट्यूटरी। अब यहाँ पे देखो, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, मैंने बोला रिलीजिंग हार्मोन इज मेड अप बाय हाइपोथैलेमस, तो किसका हार्मोन है? हाइपोथैलेमस का। कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस का। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस का। जिस भी हार्मोन में रिलीजिंग वर्ड आएगा, जैसे पहला वर्ड क्या हो गया आपका? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस बनाता है ना। कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस बनाता है। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस बनाता है। स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो रहेगा, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब भी लगता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी बनेगा। सवाल ने बोला कि कौन सा हाइपोथैलेमस का हार्मोन नहीं है, तो ये नहीं है, बाकी सारे है ना। तो जितने भी रिलीजिंग हार्मोन है, अच्छा इसके अलावा हाइपोथैलेमस इनहिबिटिंग हार्मोन भी बनाता है, लेकिन यहाँ पे तो आपको रिलीजिंग हार्मोन का ही नाम याद रखना है। अच्छा मैं टोटल ओवरऑल बोलूं तो हाइपोथैलेमस 7 हार्मोन बनाता है और एंटीरियर पिट्यूटरी भी 7 हार्मोन बनाती है। हम इन 7 हार्मोन की बात करें तो याद रखना, हाइपोथैलेमस के जो 7 हार्मोन है प्यारे दोस्तों, हाइपोथैलेमस के जो 7 हार्मोन है, उन 7 हार्मोन को आप लिख दीजिएगा, बड़ा आसान है। पहला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, 4 तो ये हो गए। इसके अलावा कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, है ना, 3 और 3 6, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन हो गया, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, और एक हार्मोन आगे हो गया गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जीएनआरएच। ये 7 हार्मोन याद रह जाएगा। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन और गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। 7 रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस बनाता है। 7 रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस के द्वारा बनते हैं। हाइपोथैलेमस इन रिलीजिंग हार्मोन के अलावा पोस्टीरियर पिट्यूटरी के 2 हार्मोन और होते हैं, इनको हम बोलते हैं एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। इन दोनों हार्मोन को बनाने का काम भी हाइपोथैलेमस का है। ये जो 2 हार्मोन है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के, एडीएच हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये भी दोनों हाइपोथैलेमस के द्वारा ही बनते हैं। तो 7 हार्मोन तो हो गए रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, और 2 ये हो गए पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन। जब मैं बात करता हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड की, जो आपकी मास्टर ग्लैंड है प्यारे दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड की जब मैं बात करता हूँ, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसके 2 तरीके के हार्मोन रहेंगे यहाँ पे। कौन से 2 हार्मोन? एक तो एंटीरियर पिट्यूटरी कुछ हार्मोन बनाएगी और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी कुछ हार्मोन बनाएगी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जब मैं इन पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करता हूँ एंटीरियर और पोस्टीरियर, तो जितने भी स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये भी 7 हार्मोन बनाएगी, ध्यान रखना 7 हार्मोन। जितने भी स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जैसे प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है, एक तो ये खुद हार्मोन हो गया। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन 2 ये हो गए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ना, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एससीटीएच। ये 7 हार्मोन हो गए, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये सभी हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा बनते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास में 2 ही हार्मोन होते हैं जो आके स्टोर होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास में, जो हाइपोथैलेमस की होते हैं और स्टोर यहाँ पे रहते हैं। चाहे मैं एडीएच की बात करूँ, चाहे मैं ऑक्सीटोसिन की बात करूँ, बनाता कोई भी नहीं है, बस ये 2 हार्मोन आके यहाँ पे स्टोर रहते हैं। बनते कहाँ है? हाइपोथैलेमस के पास में। स्टोर कहाँ रहते हैं?
पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। ये बनते कहाँ है? एंटीरियर पिट्यूटरी में ही बनते हैं। ये किसके पार्ट है? पिट्यूटरी ग्लैंड के। बिल्कुल, ये सभी बातें आपको याद रखनी है मास्टर ग्लैंड के बारे में। तो मास्टर ग्लैंड तो आपकी रहेगी पिट्यूटरी ग्लैंड, और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड दैट इज हेडमास्टर ग्लैंड। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, कंट्रोलर, कमांडर, कमांडर बोलो, कंट्रोलर बोलो, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलो, वो सब हाइपोथैलेमस है। और ये हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करता है? मास्टर ग्लैंड को। और मास्टर ग्लैंड के जितने भी हार्मोन है, बाकी पीछे जितनी भी ग्लैंड बचती है, उन सभी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करता है। और कंट्रोलर या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हमेशा कौन है? हाइपोथैलेमस है। ये सवाल भी एग्जाम का एक फेमस क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, जो आप लिखे प्यारे मित्रों, हाइपोथैलेमस राजा सिस्टम का पार्ट है, बिल्कुल है ना, ब्रेन का पार्ट है। प्रिंसिपल हाइपोथैलेमस है, कमांडर इन चीफ हाइपोथैलेमस है, हेडमास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस इज नॉट ए ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड ऐसा बोलते हैं। पिट्यूटरी इज ए मास्टर ग्लैंड, हाइपोथैलेमस तो हेडमास्टर है, बस ग्लैंड नहीं है। ये ध्यान रखना, एग्जाम में ये भी पूछा है कि ग्लैंड कौन सा नहीं है, तो हाइपोथैलेमस इज नॉट ए ग्लैंड, इट इज ए कंट्रोलिंग सिस्टम। एडल्ट में बायोलॉजिकल क्लॉक के रूप में भी इसको जानते हैं, लेकिन ये ग्लैंड नहीं है, ये ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू सेटिंग द बॉडीज बायोलॉजिकल क्लॉक? ये देखो, बायोलॉजिकल क्लॉक का जिक्र हुआ और बायोलॉजिकल क्लॉक का सवाल आ गया। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड को बायोलॉजिकल ग्लैंड बोलेंगे? यहां पे ऐसा सवाल ने पूछा है, बायोलॉजिकल ग्लैंड। प्यारे दोस्तों, जवाब लिखे और सभी लोग जवाब लिखे, और लगभग सभी लोगों ने ठीक जवाब देने की कोशिश की है। एग्जैक्टली हमारी बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल ग्लैंड जो होता है, बायोलॉजिकल ग्लैंड का मतलब होता है कि आपको पता चल जाता है अभी दिन है, अभी रात है। जैसे होता है ना, ऐसा थोड़ी होता है दिन के 12 बजे हैं, हम कहते हैं हाँ अभी तो रात के 12 बजे हुए, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में एक बायोलॉजिकल सिस्टम है जो ये हमें एहसास कराता है कि दिन है या रात है। तो बेसिकली बायोलॉजिकल ग्लैंड पीनियल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पीनियल को। पिट्यूटरी इज नॉट ए बायोलॉजिकल ग्लैंड, थाइमस स्टर्नम के पीछे की तरफ होता है, और एड्रिनल ग्लैंड जो है वो किडनी के ऊपर होता है। पीनियल ग्लैंड जो है वो पिट्यूटरी के पास ही होती है, ये भी हाइपोफाइजियल फोसा में ही होती है। साइज में छोटी सी ग्लैंड है, और दो इंपॉर्टेंट काम है। पहला है, इसको बायोलॉजिकल ग्लैंड कहते हैं, और सर्काडियम रिदम को बनाती है, हमें पता चलता है अभी दिन है या रात है। दूसरा एक खास काम और रहता है इसका कि हमारे जो हार्मोन होते हैं, सेक्स हार्मोन, जो प्यूबर्टी के हार्मोन है, उनको प्यूबर्टी की उम्र तक चुप करा के रखती है। इसी पीनियल ग्लैंड की वजह से जो प्यूबर्टी के हार्मोन होते हैं वो प्यूबर्टी से पहले एक्ट नहीं कर पाते हैं, और प्यूबर्टी आती है तब वो एक्ट करता है, क्योंकि तब तक इस ग्लैंड का एट्रोपी हो जाता है। तो ये प्यूबर्टी तक एक्टिवेट होती है, फिर इसका क्या हो जाता है? डीएक्टिवेशन होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला है ऑटिज्म क्या है? प्यारे दोस्तों, हमने बोला कि इस एग्जाम में थोड़ा पार्ट आपका साइकोलॉजी और साइकेट्री का है, जिसमें टर्मिनोलॉजी पूछी जाएगी। तो छोटे बच्चों में पीडियाट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू में एक बीमारी आती है, उस बीमारी को जो है ऑटिज्म के नाम से जानते हैं। तो ऑटिज्म का मतलब क्या होता है? जवाब लिखिएगा। ऑटिज्म का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों? सभी लोग जवाब लिखे, क्या आंसर होएगा ऑटिज्म का मतलब? ऑटिज्म किसको कहते हैं? सोशल एंड लैंग्वेज कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, मेनली ड्यू टू द हाइपोथैलेमिक डैमेज, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर और मेटाबॉलिक डिजीज। ऑटिज्म मेटाबॉलिक बीमारी नहीं है, ये कोई न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नहीं है, और ये हाइपोथैलेमस के डैमेज से नहीं होता है। ऑटिज्म बेसिकली छोटा बच्चा जो पैदा तो हुआ है, लेकिन वो अपने सोशल माइलस्टोन को गेन नहीं कर पाया है, गुम रहता है, बात नहीं करता है, अपने आप में ही मस्त रहता है, आस पड़ोस में क्या चल रहा है उसको कोई मतलब नहीं है, वो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करता, किसी की लाइफ में दखल अंदाजी नहीं करता है, किसी से स्टिमुलेट नहीं होता है, उद्दीपक नहीं रहता है, सोशल एंड लैंग्वेज कम्युनिकेशन इस बच्चे में प्रॉपर नहीं रहते हैं। इसको हम ऑटिस्टिक चाइल्ड के नाम से जानते हैं। ऑटिज्म या ऑटिस्टिक चाइल्ड जो होता है उसमें सोशल और लैंग्वेज का बैरियर पैदा हो जाता है। सोसाइटी के साथ में ये बच्चा प्रॉपर तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, ये ऑटिज्म की कहानी रहती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए बनेगा, सोशल एंड लैंग्वेज कम्युनिकेशन प्रॉब्लम जो है ये ऑटिज्म में देखने को मिलता है। याद रह जाएगा, आसान है। चलिए, सोसाइटी से विड्रॉल, अपने आप में गुम रहना, किसी से बात नहीं करना, इस तरह की कहानी बिहेवियर डिसऑर्डर में आती है बच्चे में। ऑटिज्म के अलावा बच्चे में और भी बिहेवियर डिसऑर्डर होता है,
जैसे एक होता है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ऐसे बच्चे हाइपर एक्टिव रहते हैं लेकिन उनमें अटेंशन की कमी रहती है। एक होता है पाइका, बच्चे मिट्टी खाते हैं, है ना, नॉन न्यूट्रिशनस सब्सटेंस को इनटेक करते हैं, वो पाइका कहलाता है। और एक टेम्पर टेंट्रम होता है, छोटे बच्चे आपने देखा होगा जो पाँव पटकते हैं, है ना, और जो है नहीं मेरे को खिलौना चाहिए चाहिए, कपड़े फाड़ देते हैं, मिट्टी उठा के ऊपर डाल देते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं टेम्पर टेंट्रम वाले बच्चे। और एक कुछ बच्चे जो होते हैं, हमने बोला मिट्टी खाते ही है, वो पाइका कहलाता है। और कुछ बच्चे जो होते हैं वो स्टूल और यूरिन अंदर ही पास करते हैं, रात को बेड के अंदर यूरिन पास करे तो उसको हम नाम देते हैं एन्यूरेसिस, और स्टूल पास करे तो उसको हम नाम देते हैं एनकोपेरेसिस। इस तरीके की कुछ टर्मिनोलॉजी जो है वो बिहेवियर डिसऑर्डर से संबंधित एग्जाम में पूछी जाती है कि पर्टिकुलर बच्चा जिसका पर्टिकुलर एक बिहेवियर अल्ट्रेशन वहां पे देखने को मिलता है। अब यहाँ पे प्यारे दोस्तों क्या पूछा गया है कि एंटीडोट बता दीजिए मॉर्फिन की अगर ओवरडोज हो जाए तो, मॉर्फिन का अगर ओवरडोज हो जाए, टॉक्सिक इफेक्ट हो जाए, एंटीडोट क्या रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला लिखा हुआ है एन एसिटाइलसिस्टीन। एन एसिटाइलसिस्टीन जो है ये ओवरडोज किसकी होती है, अगर पैरासीटामोल एंड आइबुप्रोफेन की हो जाए, आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल जो है इसका अगर टॉक्सिसिटी हो जाए, ओवरडोज हो जाए, तो उसके एंटीडोट के रूप में काम में लिया जाता है एन एसिटाइलसिस्टीन, है ना। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है इस्मोलोल। इस्मोलोल एक बीटा ब्लॉकर है। बीटा ब्लॉकर प्यारे दोस्तों तब दिया जाता है जब मरीज को कोई टेकीकार्डिक या टेकी एरिथमियाज हो जाए, हार्ट का प्रॉब्लम हो जाए, रिदम गड़बड़ हो जाए, तब वहाँ पे एंटी एरिथमिक रूप में इस्मोलोल काम में लिया जाता है। प्यारे दोस्तों नैलोक्सोन जो है वो ओपियोइड टॉक्सिसिटी में दिया जाता है। हाँ, मॉर्फिन इज ए ओपियोइड, तो नैलोक्सोन या इसी को हम नैल्ट्रोक्सोन कहते हैं, नैल्ट्रोक्सोन, ये हमेशा ओपियोइड टॉक्सिसिटी में, ओपोइड्स उसकी टॉक्सिसिटी जब हो जाती है और ओपोइड्स टॉक्सिसिटी में नैलोक्सोन या नैल्ट्रोक्सोन देते हैं। एग्जाम्पल के रूप में इसमें दवाई रहती है मॉर्फिन, मॉर्फिन इसकी दवाई है नैलोक्सोन या नैल्ट्रोक्सोन की। एट्रोपिन सल्फेट जो होता है दोस्तों ये एड्रीनर्जिक है, एड्रीनर्जिक एजेंट है, और ये तब दिया जाता है जब मरीज में कोलिनर्जिक प्रॉब्लम हो। ये किसका एंटीडोट है, ये एंटीडोट बनता है कोलिनर्जिक क्राइसिस का। जब मरीज को कोलिनर्जिक क्राइसिस हो रहा है तब उसको एट्रोपिन सल्फेट दवाई देते हैं, कोलिनर्जिक क्राइसिस के एंटीडोट के रूप में इसको काम में लेते हैं। तो एन एसिटाइलसिस्टीन पीसीएम एंड आइबुप्रोफेन का एंटीडोट है, इस्मोलोल बीटा ब्लॉकर का है, नैलोक्सोन जो है नैल्ट्रोक्सोन ओपियोइड टॉक्सिसिटी का है, मॉर्फिन का है, और एट्रोपिन सल्फेट जो है वो कोलिनर्जिक क्राइसिस के एंटीडोट के रूप में काम में लेते हैं। एंटीडोट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ और एंटीडोट मैं आपको बता देता हूँ इसके साथ में ही, जैसे आपको हिपेरिन का पूछ सकते हैं एग्जाम में, ये एक एंटीकोएगुलेंट ड्रग है हिपेरिन, और इसका एंटीडोट होता है जो आपका प्रोटामिन सल्फेट। कौन सा लिखना है आपको एग्जाम में अगर सवाल आ जाए तो प्रोटामिन सल्फेट। अगर एग्जामिनर आपको ये पूछ ले कि बताओ प्यारे दोस्तों वारफेरिन का एंटीडोट क्या दोगे आप, तो आप कहोगे हम विटामिन के दे देंगे। अगर आपको एग्जामिनर पूछ ले कि बताओ MgSO4 जो है मैग्नीशियम सल्फेट, इसका एंटीडोट क्या है, तो आपका जवाब वहां पे क्या रहेगा, मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट। कौन सा होता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट। ये किसका एंटीडोट है, मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट है। अगर आपको एग्जामिनर ये पूछ ले कि बताओ डिजोक्सिन का अगर टॉक्सिसिटी हो गया तो एंटीडोट क्या दोगे, तो आपका जवाब होना चाहिए डिजीबाइंड, डिजीबाइंड या डिजोक्सिन इम्यून फैब। वो कहेंगे कि अभी आप थोड़ी देर पहले कुछ बेंजोडाइजेपाइन कर रहे थे, हमने बोला हाँ कर रहे थे, तो बता दो फिर बेंजोडाइजेपाइन का एंटीडोट क्या दोगे। किसी मरीज ने 10 एल्प्राजोलाम की गोली खा दी तो क्या दोगे बेंजोडाइजेपाइन का एंटीडोट, तो हमने बोला अगर बेंजोडाइजेपाइन की टॉक्सिसिटी हो जाए तो हमारे पास में फ्लूमजेनिल है ना। कौन सा मजेनिल है, फ्लूमजेनिल है, जो इस मजे को फ्लू कर देगा, गायब कर देगा। तो फ्लूमजेनिल जो है वो बेंजोडाइजेपाइन का एंटीडोट है। किसी ने बोला कि एक थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट होता है, हमने बोला होता है, बोले उसका क्या नाम है, बोले उसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज। तो बोले वो टीपीए जो होते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज टीपीएस टिश्यू प्लाज्मिनेशन एक्टिवेटर्स, उनका एंटीडोट क्या है, तो हमने बोला उनका एंटीडोट होता है आपका एमाइनो कैप्रियोइक एसिड। एमाइनो कैप्रियोइक एसिड, एमाइनो कैप्रियोइक एसिड जो है वो किसका एंटीडोट है, टीपीएस का। बेंजोडाइजेपाइन फ्लूमजेनिल, डिजोक्सिन का डिजीबाइंड,
MgSO4 का कैल्शियम ग्लूकोनेट, वारफरिन का विटामिन के, इपेरिन का प्रोटामिन सल्फेट, बहुत सारी ड्रग और उनका एंटीडोट एक एक करके एग्जाम में पूछा जाएगा। एक सवाल बनता है यूनिवर्सल एंटीडोट बता दो, तो यूनिवर्सल एंटीडोट होता है चारकोल। ये भी एग्जाम का सवाल है। अगर आपको पूछे यूनिवर्सल एंटीडोट क्या है तो क्या होगा, चारकोल। ये सभी बातें एंटीडोट के रूप में आपको याद रखनी है। जब भी कोई एसिडिक प्रॉब्लम होती है तो बेस इसका एंटीडोट बनेगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो एसिडिक कंडीशन में सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडा बाइकार्ब जो है एज ए एंटीडोट वहां पे काम में लिया जाता है। छोटे छोटे सवाल है, बड़े बड़े घाव देंगे और नंबर पूरे 4 देंगे। तो अगर आप क्रेजी 4 नंबर पाना चाहते हो तो इन सभी छोटे सवालों से जुड़िए, अपने आप को कॉन्फिडेंट करिए, अपने अंदर एक आग को पालिए, सफलता वाली आग। जुनून और जोश के साथ में जो मेहनत की भट्टी में जला है वही सोना बन के उगरा है। तो सोना बनना चाहते हो तो जलना तो पड़ेगा, सूरज जैसा चमकना है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा तपना होगा, है ना। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। और कर्म कब निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, हर कर्म का फल होगा। लेकिन कर्म अगर सच्चे है, कर्म में अगर सच्चाई है तभी फल मिलता है। अच्छे सच्चे और दिल से किए हुए कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है। ब्रेस्ट कार्सिनोमा, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ब्रेस्ट कार्सिनोमा प्यारे दोस्तों, टेमोक्सिफेन सिट्रेट। सीधा सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। टेमोक्सिफेन सिट्रेट, मेथोट्रेक्सेट जो होता है ये एंटीफोलेट है, एंटीफोलेट है। जब आपको फोलिक एसिड का काम रोकना है, जब आपको सेल का डिवीजन रोकना है, जब आपके मरीज में एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया है, क्या हो गया है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया है, प्रेगनेंसी हो गया है। जब मरीज के अंदर मोलार प्रेगनेंसी हो रही है, मोलार प्रेगनेंसी हो रही है, सेल के डिवीजन को रोकना चाहते हैं, मेथोट्रेक्सेट दे दो। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है, मोलार प्रेगनेंसी हो गई है, सेल डिवीजन रोकना चाहते हो, क्या दे दो, मेथोट्रेक्सेट दे दो। क्लोराम्बुसिल, कोट्रीमोक्साजोल, क्लोराम्बुसिल, कोट्रीमोक्साजोल, याद रखना बहुत इंटरेस्टिंग ड्रग है। हमने पहले भी इनके बारे में जिक्र किया है कि कोट्रीमोक्साजोल और क्लोराम्बुसिल है तो एंटी माइक्रोबियल, और उसमें दोनों का यूज बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होते हैं। ज़्यादातर ये क्लोराम्बुसिल तो यूज किया जाता है एज ए एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग। एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग मतलब एज ए एंटी कैंसरस ड्रग है। यह एंटी माइक्रोबियल, एंटी माइक्रोबियल सॉरी, एंटी माइक्रोबियल जो रहता है ये एंटी माइक्रोबियल यूज करते हैं न्यूमोनिया में। न्यूमोनिया जो है वो बैक्टीरियल डिजीज है लंग्स की, और इसके अंदर 2 दवाइयाँ आती है, ध्यान रखना। क्लोट्रीमोक्साजोल के अंदर एक आती है ट्राइमेथोप्रिम, ट्राइमेथोप्रिम, और एक आती है सल्फामेथोक्साजोल, सल्फामेथोक्साजोल। तो ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामेथोक्साजोल दवाई जो होती है ये एंटी माइक्रोबियल ड्रग है, निमोनिया में काम में लेते हैं। कोट्रीमोक्साजोल दवाई का नाम है। क्लोराम्बुसिल एक एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट है, ल्यूकेमिया के मरीज में देते हैं। मेथोट्रेक्सेट एक्टोपिक प्रेगनेंसी और मोलार प्रेगनेंसी में देते हैं। टेमोक्सिफेन सिट्रेट ब्रेस्ट कार्सिनोमा में देते हैं। ये किस में दिया जाता है, ल्यूकेमिया में। ल्यूकेमिया क्या है, ल्यूकेमिया ब्लड का कैंसर है और WBC का कैंसर है, उसमें क्लोराम्बुसिल देंगे। अलग अलग जगह पे अलग अलग दवाइयों का यूज होता है। आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है ब्रेस्ट कार्सिनोमा, टेमोक्सिफेन सिट्रेट। बाकी ये सभी जगह यहाँ पे यूज रहते हैं, अलग अलग एजेंट है। ड्रग ऑफ चॉइस है पर्टिकुलर जगह पे और यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट पर्पज। अगला है दोस्तों, व्हाट इज द मेन साइड इफेक्ट। क्या पूछा है, व्हाट इज द मेन साइड इफेक्ट ऑफ ECT। ECT जो रहती है आपकी, ECT को बोलते हैं इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। प्यारे मित्रों ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकल करंट को काम में लेके कन्वर्जन को करवाए जाने वाली थेरेपी, वो थेरेपी जिसमें हम किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट का, और इलेक्ट्रिकल करंट को यूज करके कन्वर्जन करवाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो मरीज रहता है, जिनको सिजोफ्रेनिया है, जिनको साइकोसिस है, मेंटल एलिमेंट है, उनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर हम ऐसा समझते हैं कि थोड़े गड़बड़ हो गए हैं। न्यूरोट्रांसमीटर को वापस ठीक करने के लिए मरीज के खोपड़े को थोड़ा हिलाना है। हिलाया कैसे जाता है, ऐसे तो नहीं कि मरीज के खोपड़े को पकड़ा और इस तरीके से जोर से हिला दिया, ये तरीका तो सही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, मरीज को वहाँ पे इलेक्ट्रिकल करंट देते हैं। इलेक्ट्रिकल करंट जो है इलेक्ट्रोड को प्लेस करते हैं टेम्पोरल एरिया में। ECT जो होती है इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड जो होता है, इलेक्ट्रोड, इन इलेक्ट्रोड को कहाँ प्लेस करते हैं,
इलेक्ट्रोड को प्लेस किया जाता है टेम्पोरल एरिया में, बाइलेटरल टेम्पोरल साइड के अंदर, टेम्पोरल एरिया के अंदर, दोनों साइड के अंदर इलेक्ट्रोड को प्लेस कर दिया जाता है और इलेक्ट्रोड को प्लेस करके करंट को यहाँ पे दिया जाता है कुछ टाइम के लिए। ये यूगो कार्लेटी और लुसिनो बिनी, हालांकि यूगो कार्लेटी और लुसिनो बिनी जो है, इन्होंने 1938 के अंदर इस थेरेपी का इजाद किया था और उन्होंने बताया था कि ऐसा कुछ करने पे मरीज में कुछ सुधार आता है। इसको इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी कहते हैं। प्यारे दोस्तों, जब इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी हम देते हैं तो मरीज का जब दिमाग हिल जाता है तो कुछ मरीज कहते हैं मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ कैसे आया हूँ, ऐसा कहानी उनके अंदर डेवलप हो जाती है। तो ये जो मरीज को कहानी डेवलप होती है, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, इसको बोलते हैं एमनेशिया। तो इसका मेन साइड इफेक्ट बीपी कम होना नहीं है, सीजर साइड इफेक्ट नहीं है। सीजर तो इसमें करवाए जाते हैं, ये तो इसका इफेक्ट है कि इसमें थोड़े सीजर आएंगे मरीज को। और फ्रैक्चर और रेट्रोग्रेड, ये दो चीज़ें रहती है। फ्रैक्चर ना हो इसके लिए मरीज को यहाँ पे मसल रिलैक्सेशन देते हैं। हालांकि इसमें फ्रैक्चर होने की भी संभावना है कि जब मरीज हिलेगा तो उसमें रिस्क है कि हड्डी वड्डी टूट जाए, इसलिए मरीज को मसल रिलैक्सेशन देते हैं। फ्रैक्चर को प्रिवेंट करने के लिए क्या देते हैं? मसल रिलैक्सेंट दे दिया जाता है पहले और उसके बाद में ये दिया जाता है और मरीज जो है उसमें ध्यान रखा जाता है सेफ्टी का। लेकिन ये आप रोक नहीं सकते, ये होगा ही होगा। रेट्रोग्रेड एमनेशिया जो है ये तो होगा ही होगा, एमनेस्टिक प्रॉब्लम उसके अंदर होगी। ये एमनेशिया का एक टाइप है जिसमें होता है मेमोरी का लॉस हो जाना। तो मरीज जो है उसमें मेमोरी लॉस हो जाती है, इसको रेट्रोग्रेड एमनेशिया कहते हैं। मोस्ट कॉमन ये प्रॉब्लम है। फ्रैक्चर हो सकता है कि फ्रैक्चर ना हो, इसके लिए मसल रिलैक्सेशन दे देते हैं, सुसिनाइल कोलिन वगैरह, इसलिए फ्रैक्चर तो रोका जा सकता है, लेकिन इसको रोकने का कोई तरीका हमारे पास में नहीं है। तो करेक्ट आंसर डी रहेगा, रेट्रोग्रेड एमनेशिया। क्लियर है दोस्तों? ईसीटी देते समय कौन सा साइड इफेक्ट होगा, ऐसा हमने यहाँ पे पूछा था और ये एग्जाम में भी कई बार पूछा हुआ है। ईसीटी देते समय आप क्या ध्यान रखेंगे? तो हम ये ध्यान रखेंगे कि मरीज को रेट्रोग्रेड एमनेशिया ना हो जाए। क्लियर है? आसान है। हाँ, टॉनिक क्लॉनिक सीजर इसको देने से आएंगे मरीज को, ये बात है। हाँ, याद रहना, फ्रैक्चर साइड इफेक्ट होता है पर साइड इफेक्ट को रोका जा सकता है, पर एमनेशिया को आप नहीं रोक सकते। तो एमनेशिया प्रॉब्लमेटिक इश्यू है इस मरीज के अंदर। अगला क्वेश्चन, लिथियम क्या है? लिथियम क्या है प्यारे दोस्तों, बताइए व्हाट इज लिथियम? जो आप सभी लोगों को लिखना है अपने अपने तरीके से। लिथियम क्या है? पहला है ट्रंक्लाइजर ड्रग, एंटी मैनिक ड्रग, एंटी डिप्रेशन ड्रग, एंटी पार्किंसंस ड्रग। ट्रंक्लाइजर क्या होते हैं? ट्रंक्लाइजर होती है एंटी साइकोटिक ड्रग। ट्रंक्लाइजर किसको बोलते हैं? एंटी साइकोटिक। एग्जाम्पल की हम बात करें एंटी साइकोटिक की, मेजर ट्रंक्लाइजर, साइकोट्रोपिक एजेंट, इनमें दो मेजर दवाई होती है। एक तो होती है सीपीजेड, क्लोरप्रोमाजिन, और एक होती है आपकी हेलोपेरिडोल। एक मेजर ट्रंक्लाइजर होती है सीपीजेड और एक हेलोपेरिडोल, इसको बोलते हैं क्लोरप्रोमाजिन। ये तो कहलाती है सीपीजेड, क्लोरप्रोमाजिन। और एक दवाई हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे हेलोडोल। दोनों ही एंटी साइकोटिक ड्रग है और ये मेजर ट्रंक्लाइजर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मेजर ट्रंक्लाइजर, सीपीजेड और हेलोपेरिडोल। दूसरा दोस्तों एंटी मैनिक ड्रग, लिथियम जो है वो एक एंटी मैनिक ड्रग है, बाइपोलर डिसऑर्डर की ड्रग ऑफ चॉइस है। क्या है ये? ड्रग ऑफ चॉइस है किसकी? बाइपोलर डिसऑर्डर की। बाइपोलर डिसऑर्डर जो रहता है उसकी ड्रग ऑफ चॉइस है लिथियम। बाइपोलर डिसऑर्डर में दो लोग आते हैं, मैनिया और डिप्रेशन। कौन से दो लोग आते हैं? एक तो आता है मैनिया, मैनिक पेशेंट, और एक होता है डिप्रेशन। यह है बाइपोलर डिसऑर्डर और इसकी ड्रग ऑफ चॉइस किसको माना जाता है? लिथियम को। एंटी मैनिक ड्रग है। एंटी डिप्रेशन ड्रग लिथियम नहीं होती है, एंटी पार्किंसंस ड्रग लिथियम नहीं होती है। याद रखना, जब मैं एंटी डिप्रेशन ड्रग की बात करता हूं तो इसमें तीन कैटेगरी आती है एंटी डिप्रेशन के अंदर। एक आती है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन, एक मोनो एमाइनो ऑक्सीडेज इनिबिटर्स, और एक आती है सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर। तीन कैटेगरी है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन, मोनो एमाइनो ऑक्सीडेज इनिबिटर, सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर। ये किस में आती है? एंटी डिप्रेशन में आती है। एंटी मैनिक बोला जाता है लिथियम को।
और ये मैनिया और डिप्रेशन बाइपोलर डिसऑर्डर जो होता है इसके अंदर इसको काम में लेते हैं। एंटी पार्किंसंस ड्रग जो होती है इनको हम लीवोडोपा और कार्बिडोपा कहते हैं। एंटी पार्किंसंस ड्रग आपको कोई पूछे दोस्तों तो इसमें दो दवाई आती है, लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा। ध्यान रखना, कार्बिडोपा और लीवोडोपा किस ग्रुप में आएगी? एंटी पार्किंसंस ड्रग। एंटी डिप्रेशन में कौन आएगी? ट्राइसाइक्लिक मोनोएमाइनो सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। मेजर ट्रंकलाइजर में कौन आएगी? एंटी साइकोटिक सीपीजेड, क्लोरप्रोमाजिन और हेलोपेरिडोल। और अगर मैं एंटी मैनिक बात करूं, मूड स्टेबलाइजर भी कहते हैं इनको। एंटी मैनिक को और किस नाम से जानते हैं? एंटी मैनिक को मूड स्टेबलाइजर कहते हैं। अब ये जो लिथियम है इससे 3-4 सवाल और बनते हैं। क्या? अगर मैं लिथियम की बात करूं प्रॉपर इसी दवाई की लिथियम की, तो इस लिथियम से 3-4 सवाल और बनते हैं। 3-4 सवाल कौन कौन से बनते हैं? तो पहला सवाल है ड्रग ऑफ चॉइस है बाइपोलर डिसऑर्डर की। बाइपोलर डिसऑर्डर जो होता है मैनिया डिप्रेशन उसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। दूसरा, लिथियम एक एंटी मैनिक ड्रग कहते हैं, हम इसको एंटी मैनिक ड्रग कहते हैं। मैंने इसको एक और नाम दिया है मूड स्टेबलाइजर। मूड स्टेबलाइजर। एक और खास बात, लिथियम जब हम किसी को देते हैं तो ये सोडियम को यूज करके बॉडी में काम आती है। सोडियम को क्या करती है? ये यूज करती है। लिथियम जब सोडियम को यूज करके बॉडी से बाहर जाती है तो बॉडी में सोडियम की कमी हो जाती है, तो लिथियम की वजह से सोडियम की कमी हो सकती है। और लिथियम जो है जब सोडियम को लेके जाएगी तो पानी को भी लेके जाएगी, तो ये वाटर को भी यूज करती है, सोडियम को यूज करती है, पानी को यूज करती है हमारी बॉडी में। मूड को स्टेबल करती है, मैनिया को कम करती है, बाइपोलर डिसऑर्डर की ड्रग ऑफ चॉइस है। इस लिथियम का ब्लड में जो लेवल होता है वो है 0.6 to 1.2 मिलीकोलैंड पर लीटर। ये लिथियम का नॉर्मल सीरम लेवल है। सीरम लेवल लिथियम का पूछे तो 0.6 to 1.2 मिलीकोलैंड पर लीटर। अब सवाल बनता है कि अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए, लिथियम की क्या हो जाए? टॉक्सिसिटी हो जाए, तो क्या टॉक्सिसिटी के साइन रहेंगे? आपको क्या लगता है? तो टॉक्सिसिटी के साइन के अंदर पहला साइन है मरीज को सोडियम की कमी रहेगी, हाइपोनेट्रीमिया। लिथियम जो है इसमें मरीज को हाइपोनेट्रीमिया रहेगा, सोडियम की कमी रहेगी। ये एक पहला साइड इफेक्ट है, टॉक्सिसिटी होने पे सोडियम कम पड़ जाएगा। दूसरा, लिथियम की वजह से मरीज में वाटर की डेफिशिएंसी रहेगी। वाटर की डेफिशिएंसी को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो मरीज हमेशा डिहाइड्रेशन की रिस्क पे रहता है। मरीज को एक्सेसिव थर्स्ट लगती है, एक्सेसिव थर्स्ट लगती है, क्योंकि जब लिथियम मरीज को देते हैं तो मरीज को लिथियम की वजह से पॉलीयूरिया होता है, और पॉलीयूरिया होने की वजह से पानी और सोडियम का लॉस हो जाता है। तो सोडियम की कमी हो जाती है बॉडी में और मरीज में पानी का कमी हो जाता है। इसलिए लिथियम वाले मरीज को खूब पानी पीने का कहते हैं। उसको कहते हैं कि तुम्हें मैराथन में भाग नहीं लेना है, ऐसा काम नहीं करना है जिसमें तुम्हें एक्सर्शन करना पड़े, नहीं तो लिथियम का टॉक्सिसिटी हो जाएगा। और लिथियम वाले मरीज में थायराइड हार्मोन की कमी हो जाएगी, हाइपोथायरॉयडिज्म कराती है दवाई। क्या कराती है? हाइपोथायरॉयडिज्म कराती है। ये सभी बातें ध्यान रखना है। थायराइड हार्मोन को कम कराती है, सोडियम को कम कराती है, पानी को कम कराती है। इतना ही नहीं प्यारे दोस्तों, लिथियम दवाई जो होती है वो लिथियम की टॉक्सिसिटी जब मरीज को होने लगती है तो ये लिथियम दवाई जो होती है जो है इसका एक अगर प्रेग्नेंट लेडी इसको लेती है तो एक टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है। लिथियम कैसी ड्रग है? टेराटोजेनिक ड्रग है। और इसका टेराटोजेनिक इफेक्ट क्या होता है? ये एब्स्टेन एनोमली कराती है। एब्स्टेन एनोमली एक कंजेनिटल हार्ट डिजीज है और ये लिथियम की टॉक्सिसिटी की वजह से होती है। कंजेनिटल हार्ट डिजीज, एब्स्टेन एनोमली, ये भी लिथियम की वजह से हो सकता है। तो दीज ऑल आर द लिथियम टॉक्सिक इफेक्ट, दीज ऑल आर द लिथियम इफेक्ट इन द बॉडी। और लिथियम इज ए ड्रग फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर, एंटी मैनिक ड्रग है। तो सिंपल है। उसी से संबंधित एक सवाल एग्जाम में पूछा गया था कि लिथियम का प्रयोग किस में होता है, तो अब तो बहुत ही आसान हो गया। जब हमें इतनी बातें लिथियम के बारे में पता हो तो इस सवाल का जवाब देने में हमें क्या समस्या आएगी कि लिथियम का यूज कहाँ होता है? तो डिप्रेशन में नहीं होता है यूज। और डायरिया या पेन में लिथियम क्या करेगी? लिथियम जो है उसका यूज तो मैनिक पेशेंट में करेंगे तब काम की है ना। एंटी मैनिक ड्रग है, मूड को स्टेबल कर देगी, मूड को सेटल कर देगी, तो इसको तो सेटल वाली ड्रग कहते हैं। तो एंटी मैनिक ड्रग बनेगी और मैनिक क्लाइंट जो है उसी में यूज करेंगे लिथियम को। आयरन का इंजेक्शन कहाँ लगाना चाहिए? अगला सवाल, छोटा सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है
कि अगर किसी मरीज में आयरन का इंजेक्शन देना है प्यारे दोस्तों, आयरन का इंजेक्शन कब देते हैं? जब मरीज एनीमिक हो। एनीमिया किसको बोलते हैं? सभी लोग कमेंट करें। जितने भी हमारे 1600 रसगुल्ले हैं, इस आंकड़े को डबल कर दें भाई। आपका आंकड़ा हमारी एनर्जी है। और जिन्होंने अभी तक अगरबत्ती नहीं लगाई है, बिना कहे लगा दे, क्योंकि यही तो विश्वास है जो आपके अंदर इस सवाल को जवाब देने में पैदा होगा। अपने आप को हमेशा कॉन्फिडेंट रखें, ऊर्जावान रखें, थके नहीं। कई लोग होते हैं ना, वो धीरे धीरे बिखर जाते हैं। बिखरने से काम चलेगा नहीं, निकलना ही पड़ेगा। कंकर बनने से नहीं चलेगा, शंकर ही बनना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जब कोई कंकर बना है, उसको आंगन में, सरपेस में, फर्श में ही बिछाया गया है। और जब वो शंकर बना है तो प्रतिमा के रूप में मंदिर में सजाया गया है, जिसका हमेशा अनुग्रहित किया जाता है, जिसको प्रणाम किया जाता है। आप पे डिपेंड करता है दोस्तों। पत्थर तो सेम ही है, कंकर बनते हो या शंकर बनते हो। कंकर बनोगे तो पैरों में बिछ जाओगे, और शंकर बनोगे तो पूजा होगी। तो इंसान ही है जो भगवान भी बन सकता है और इंद्रियों के भरोसे बैठा भी रह सकता है। कई बार होता है ना, जानवर क्या है, जानवर और इंसान में यही तो फर्क है। जानवर इंद्रियों से वशीभूत होके उसी के चक्कर में चला जाता है वापस। इंसान इंद्रियों से ऊपर उठ के और कुछ अलग तरीके के काम करता है। तो यहाँ पे आयरन का इंजेक्शन याद रखना। हीमोग्लोबिन जो होता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन 15 ग्राम परसेंटेज है एक एडल्ट के अंदर। फीमेल में ये 13 से 14 ग्राम परसेंटेज होता है। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन किसी के अंदर भी 11 ग्राम परसेंटेज से कम है तो इसको हम एनीमिया के नाम से जानेंगे, जिसकी अलग अलग कैटेगरी है। और ऐसा बोलते हैं कि 7 से कम हीमोग्लोबिन अगर है तो ये कंडीशन सीवियर एनीमिया में काउंट होगी। तो सीवियर एनीमिया में 7 से कम हीमोग्लोबिन, 8-9 मॉडरेट टाइप का, और 10-11 माइल्ड टाइप का, और 11 से ज़्यादा कोई एनीमिया नहीं है। तो 11 से कम को एनीमिया कहते हैं। एनीमिया का जब इलाज करते हैं तो हमारे पास में 3 ट्रीटमेंट ऑप्शन है। एक तो मरीज को ब्लड ही लगा दो। एनीमिया का इलाज क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दो, इसको हम बीटी लगाना कहते हैं, ब्लड लगा दो। दूसरा मरीज को क्या लगा दो? दूसरा मरीज को आयरन इंजेक्शन दे दो। आयरन इंजेक्शन दे दो, है ना, जिसमें आयरन सुक्रोज आता है। आयरन सुक्रोज आता है, सुक्रोज आयरन इंजेक्शन जो है उसके अंदर आता है आयरन सुक्रोज, आयरन आइसोमाल्टोज। और इसके अलावा जो है आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, आयरन का इंजेक्शन हो गया, आयरन सुक्रोज हो गया, आइसोमाल्टोज हो गया, और आयरन आइसोमाल्टोज ये आप वहाँ पे दे सकते हो। तीसरा जो रहता है वो दे सकते हो ओरल आयरन थेरेपी, ओरल आयरन थेरेपी ना। ये सभी ट्रीटमेंट ऑप्शंस रहते हैं आयरन के। आयरन का इंजेक्शन, अब मान लो आयरन सुक्रोज आपको देना है तो यहाँ पे 2 तरह का है, आयरन सुक्रोज या आइसोमाल्टोज। इसको आईएम देते हैं, आईवी भी दे सकते हैं, और इसको आईवी भी देते हैं उसमें एनएस के अंदर डिजोल्व करके। तो जब ये बात हो रही है आईएम की, हमेशा ध्यान रखना, आईवी तो देती है, आईएम की बात हो रही है। ग्लूटियल एक एरिया दिया हुआ है, डेल्टोइड दूसरा एरिया दिया हुआ है, पेट पर तीसरा, और कहीं पर भी दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, कहीं पर भी दे सकते हैं, ये गलत है। एब्डोमेन पे इसको नहीं दे जाते हैं, यहाँ पे सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगते हैं ज़्यादातर। डेल्टोइड में भी अगर आपको सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाना है, इंट्राडर्मल लगाना है, तो इस एरिया को चूज करते हैं। हालांकि डेल्टोइड में आईएम भी लगता है, पर बहुत लेस अमाउंट वाले इंजेक्शन या बहुत लेस इरिटेटिंग इंजेक्शन, जैसे टिटनस इंजेक्शन है। किसी मरीज को मान लो टिटनस इंजेक्शन देना है, वो इंजेक्शन जो सीरीज में भरने से पहले ही खत्म हो जाता है, ओनली 0.5 ml आता है। तो जब आप बड़ा सीरीज काम में लोगे तो कहीं दिखेगा भी नहीं, उसको टिटनस इंजेक्शन कहते हैं। तो इनको लगाने का जो सही जगह है आयरन का, वो आप कहाँ पे लगाएंगे? सही जगह प्यारा दोस्तों है ग्लूटियल एरिया, जो बटक्स वाले एरिया रहते हैं, जहाँ पे फैटी टिश्यू ज़्यादा होते हैं। डीप आईएम लगता है आयरन। आयरन हमेशा कैसे लगता है? आयरन हमेशा लगाया जाता है डीप इंट्रामस्कुलर। और ये जो आयरन जो हम डीप आईएम लगाते हैं, इस आयरन को डीप आईएम देने के लिए जो मेथड काम में लेते हैं, उस मेथड को नाम देते हैं जेड ट्रैक मेथड। प्यारे दोस्तों, कौन सा मेथड? जेड ट्रैक मेथड। ये जो जेड ट्रैक मेथड होता है, ये क्या कर देता है? ये सील कर देता है, सील आयरन इन द मसल। इन द मसल के अंदर आयरन को क्या कर देगा? ये सील कर देगा, जिससे आयरन जो है वो मसल से वापस टिश्यू में नहीं आ पाएगा। तो टिश्यू में इरिटेशन नहीं होगा। इससे क्या होगा? इससे प्रिवेंट होगा। कौन? प्रिवेंट टिश्यू इरिटेशन।
इससे टिश्यू का जो इरिटेशन है वो प्रिवेंट होगा, क्योंकि आयरन को सील कर देगा मसल के अंदर। जेड ट्रैक मेथड इसको कहते हैं। डीप आईएम लगता है आयरन इंजेक्शन, और इससे इरिटेशन कम होगा तो मरीज को पेन कम होगा। इसलिए आयरन को जिस रूट से दिया जाता है वो हमेशा ग्लूटियल रूट रहता है, इस बात का ध्यान रखना। हाँ, आयरन को डिजोल्व करके आप आईवी दे सकते हो। आयरन आइसोमाल्टोज या आयरन सुक्रोज जो है नॉर्मल सलाइन के साथ में डिजोल्व करके आईवी दे सकते हो, लेकिन आईवी आयरन से मरीज को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होने की रिस्क बहुत ज़्यादा रहती है ना। क्लाइंट में है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, और ये बड़ी खतरनाक होती है ना। हाँ, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको इस तरीके से दिया जाए। हर बार देने से पहले मरीज को सेंसिटिविटी टेस्ट जरूर करें, क्योंकि जब रिएक्शन होगी तो ये डेंजरस टाइप की होगी, तो हम सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं पहले, एएसटी करते हैं, फिर ही देना प्रीफर करते हैं, नहीं तो हाँ एनाफाइलेटिक रिएक्शन बहुत खतरनाक। सवाल है प्यारे दोस्तों, लेसिक्स जो दवाई है उसको देने की मुख्य परेशानी क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैलीमिया, हियरिंग लॉस और एलर्जी। लेसिक्स देने की मुख्य परेशानी क्या है? मेन परेशानी क्या करता है? ये कानों में बन्नाट बोलता है कि क्या बोलता है? मेन परेशानी क्या है? मुख्य परेशानी हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैलीमिया, हियरिंग लॉस और एलर्जी। याद रखना, लेसिक्स जो है, लेसिक्स दवाई जो है इसको हम बोलते हैं पोटेशियम लूप डायूरेटिक। क्या बोलते हैं? लूप डायूरेटिक। लूप डायूरेटिक्स कहते हैं क्योंकि ये एक्ट करता है लूप ऑफ हेनले के ऊपर, एक्ट ऑन लूप ऑफ हेनले। ये जो दवाई है वो कहाँ एक्ट करती है? लूप ऑफ हेनले के ऊपर एक्ट करती है, इसको लूप डायूरेटिक कहते हैं। ये जब दवाई किसी को देते हैं लेसिक्स दवाई, तो इस दवाई से हाइपोग्लाइसीमिया तो कभी भी नहीं होता, मतलब ये तो एक साइड इफेक्ट है ही नहीं, ऐसा समझो। तो हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा लेसिक्स से। हाइपोग्लाइसीमिया जिससे होता है उस दवाई का नाम है इंसुलिन। तो अगर आप किसी मरीज को इंसुलिन देते हो तो इंसुलिन की वजह से साइड इफेक्ट के रूप में ग्लूकोज का लेवल, ग्लूकोज जो प्लाज्मा के अंदर, ग्लूकोज प्लाज्मा के अंदर क्या हो जाता है? लेस हो जाता है। ये इंसुलिन का साइड इफेक्ट है, ये लेसिक्स का नहीं है। तो हाइपोग्लाइसीमिया तो इंसुलिन का साइड इफेक्ट है। एलर्जी जो है वो लेसिक्स नहीं करता है नॉर्मली। अभी हमने पढ़ा था एलर्जी करने वाले या तो वो एंटीबायोटिक होंगे, या एलर्जी करने वाला कौन होगा? एलर्जी करने वाला अलग अलग ड्रग्स है जिसमें आयरन के बारे में हमें अभी पढ़ा। ये दो बातें तो नहीं होगी। अब लेसिक्स क्या कर सकता है? तो लेसिक्स के यहाँ पे दो साइड इफेक्ट है। देखो, लेसिक्स एक तो पोटेशियम को और एक आपके कान को, ये दो जगह को लेसिक्स प्रॉब्लम करता है। एक लेसिक्स जहाँ पे प्रॉब्लम करेगा वो एरिया कौन सा है? पोटेशियम। और एक लेसिक्स जहाँ प्रॉब्लम करेगा वो एरिया कौन सा है? आपका कान है, ईयर है। ध्यान रखना दोस्तों, लेसिक्स पोटेशियम को क्या प्रॉब्लम करता है? हमने बोला लेसिक्स जब आप देंगे तो ये पोटेशियम लूप डायूरेटिक है, तो ये पोटेशियम को एक्सक्रीट करवाता है। पोटेशियम को क्या करवाता है? एक्सक्रीट करवाता है बॉडी से। जब बॉडी से पोटेशियम ज्यादा बाहर जाता है, इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोकैलीमिया। क्या कहते हैं? हाइपोकैलीमिया। दूसरा, लेसिक्स का जो ईयर का साइड इफेक्ट है, हमने बोला ये दवाई ईयर टॉक्सिक है, तो ईयर टॉक्सिसिटी जब इस दवाई की होती है, कान का प्रॉब्लम जब ये दवाई करती है, तो इस दवाई का ईयर टॉक्सिक इफेक्ट क्या होता है? ये कान के अंदर एक तो प्रॉब्लम करती है टिनाइटस। क्या करती है? टिनाइटस, जिसको हम रिंगिंग सेंसेशन ऑफ द ईयर कहते हैं। एक तो ये प्रॉब्लम है ना, रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर, ये तो टिनाइटस कहलाता है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है? दूसरा प्रॉब्लम है हियरिंग लॉस। हियरिंग लॉस। तो लेसिक्स जब आप देते हैं तो उससे टिनाइटस तो मरीज को हो सकता है, जो रिंगिंग सेंसेशन ऑफ द ईयर है, पर एकदम से एक डोज से हियरिंग लॉस नहीं होता है। तो जब हम दोनों में कंपेयर करते हैं, हियरिंग लॉस और हाइपोकैलीमिया में, तो मेजर प्रॉब्लम डायूरेटिक से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म यूज करते हैं, एकदम से उसको लगा दिया आपने, तुरंत आने वाला साइड इफेक्ट टिनाइटस भी हो सकता है। लेकिन हम जब लॉन्ग टर्म यूज की बात नहीं करें और जो ये बात करें, मतलब एज ए डायूरेटिक इसको लेवें, तो इसका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस सबसे अच्छा आंसर माना जाता है। तो इन दोनों में जब हम कंपेयर करें तो आपको बेस्ट आंसर चूज जब करना हो, तो किसी भी डायूरेटिक का बेस्ट आंसर हमेशा होता है कि प्राइमरी वो इलेक्ट्रोलाइट को इम्बैलेंस करता है। और हाइपोकैलीमिया, पोटेशियम की कमी वाली बीमारी एक मेजर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है हमारी बॉडी में, ये एक मेजर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? हाँ,
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो क्या रहेगा, करेक्ट आंसर बी रहेगा। हाइपोकैलेमिया का मतलब क्या हो गया, हाइपोकैलेमिया का मतलब हो गया डिक्रीज सीरम पोटेशियम लेवल। तो नॉर्मल पोटेशियम लेवल कितना होता है, 3.5 टू 5.1 मिलीकुलैंट पर लीटर। प्यारे दोस्तों, अगर आपके प्लाज्मा में पोटेशियम का लेवल लेस देन 3.5 मिलीकुलैंट पर लीटर है तब उसको हम हाइपोकैलेमिया बोलते हैं, और अगर पोटेशियम का लेवल मोर देन 5.1 मिलीकुलैंट पर लीटर है तब उसको हम हाइपरकैलेमिया के नाम से जानते हैं। तो दो होता है पोटेशियम इरेगुलरिटीज, अगर ये कम है तब हाइपोकैलेमिया है, अगर इससे ज़्यादा है तो उसको हाइपरकैलेमिया कहते हैं। लेसिक्स, प्रोसेमाइड, लूप डायरेटिक, टॉर्सेमाइड हाइपोकैलेमिया ही करवाती है, और पोटेशियम के लेवल को 3.5 से कम ही कराएगी, ज़्यादा नहीं कराएगी। हाइपोकैलेमिया जब भी होता है तो कार्डियक रिदम गड़बड़ होता है, ईसीजी बदल जाता है। हाइपोकैलेमिया जब भी होता है बॉडी में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम हो जाता है, एब्डोमेन का डिस्टेंशन होता है, मसल्स के अंदर वीकनेस आ जाती है हाइपोकैलेमिया की वजह से, तो पोटेशियम सप्लीमेंटेशन देना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। ए, सी और डी सारे के सारे गलत स्टेटमेंट है इस दवाई को लेके। तो दवाई बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे सवाल दवाई को लेके एग्जाम में कितनी बार पूछे हुए हैं, आपको इसकी कहानी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जब आप क्लियर माइंड के साथ में एग्जाम में सवाल करते हैं तो जवाब ज़्यादा सही होने की संभावनाएं बनती है। हाँ, ईसीजी में चेंजेज आएंगे, यू वेव का प्रेजेंट होना, टी वेव या तो फ्लैट हो जाएगी या इनवर्ज हो जाती है हाइपोकैलेमिया में, तो ईसीजी जरूर कराते हैं। और हाइपोकैलेमिया का एंटीडोट पोटेशियम नहीं है दोस्त, हाइपरकैलेमिया का एंटीडोट होता है। हाइपोकैलेमिया में पोटेशियम ही देना होता है, पोटेशियम खुद दो, पोटेशियम एंटागोनिस्ट थोड़ी होता है, पोटेशियम एगोनिस्ट, पोटेशियम खुद दो, पोर्ट क्लोर सिरप पिला दो। तो हाइपोकैलेमिया का इलाज तो पोर्ट क्लोर सिरप होगा, पोटेशियम दे दो आईवी, ड्रिप में डाल के पोटेशियम चढ़ा दो मरीज को, ऐसा तरीका रहता है। नया फॉर्मूला जो ओआरएस है उसमें सही नहीं है, क्या सही नहीं है, सोडियम क्लोराइड 2.6, पोटेशियम क्लोराइड 1.5, ग्लूकोज 15 ग्राम और वाटर 1 लीटर। नया फॉर्मूला जो ओआरएस का है, ओरल रीहाइड्रेशन साल्ट जो है, उसमें क्या बात सही नहीं है। याद रखना, जब मैं ओआरएस की बात करते हैं, ओआरएस की ओरल रीहाइड्रेशन साल्ट है, एक पैकेट आता है, एक पैकेट के अंदर पाउडर भरा हुआ होता है और पाउडर में कुछ मात्रा होती है, जैसे पहला होता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, दूसरा होता है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, तीसरा होता है सोडियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट, और एक होता है ग्लूकोज एनहाइड्रस। ठीक है, जब मैं सोडियम क्लोराइड की बात करूं तो 2.5, 2.6, 1.5, 2.9 और 13.5, ये हमेशा ग्राम में होता है। किसमें होता है, ग्राम में। 2.6, 1.5, 2.9 और 13.5 सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट और ग्लूकोज एनहाइड्रस। क्लियर है। तो जब आप इसको देखोगे तो ये टोटल अमाउंट जो होता है वो 20.5 ग्राम होता है। आधे ग्राम की पुड़ियाँ होती है तो टोटल ओआरएस का पैकेट 21 ग्राम का माना जाता है। क्या बोलते हैं, 21 ग्राम का होता है ये टोटल ऑन एंड एवरेज। 21 ग्राम के इस पैकेट के अंदर WHO गाइडेड ये पैकेट है, WHO ने इसको प्रमाणित किया है, और इतने इतने अमाउंट के अंदर पर्टिकुलर चीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 13.5 ग्राम होता है ग्लूकोज। ठीक है, और इम्पोर्टेंट बात है, इस पैकेट को हमेशा 1 लीटर के पानी के बोतल में घोला जाता है। जब आप ये पैकेट काम में लेते हो तो इस पैकेट को डिजोल्व करो, क्या करो, डिजोल्व करो, और किस में डिजोल्व करो, 1 लीटर वाटर के अंदर। पानी का 1 लीटर का बोतल लो, उसके अंदर पूरे पैकेट को खाली कर दो। जब आपने पानी के 1 लीटर के अंदर आपने इसको घोला तो प्यारे दोस्तों क्या बनेगा, एक सॉल्यूशन बनेगा। इसको बोलते हैं ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन। रीहाइड्रेशन साल्ट था, पानी में घोला तो क्या बन गया, सॉल्यूशन। और जैसे ये सॉल्यूशन बना तो इस सॉल्यूशन की बनती है ऑस्मोलेलिटी, ऑस्मोलेलिटी। और प्यारे दोस्तों ये ऑस्मोलेलिटी कितनी होती है, कि ऑस्मोलेलिटी होती है 245 mOs/L। ओआरएस की ऑस्मोलेलिटी होती है 245
इसको हम बोलते हैं हाइपोऑस्मोलार। ORS एक हाइपोऑस्मोलार सॉल्यूशन है जिसकी ऑस्मोलेलिटी कितनी होती है 245 m ऑस्मोल पर लीटर। कैसे आई 245? तो याद रखना, इसको जब पानी में घोला तो सोडियम एक इलेक्ट्रोलाइट है, पोटेशियम एक है, क्लोराइड एक है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, ग्लूकोज एक है और सिट्रेट एक है। जब हम इसको काउंट करते हैं तो यहाँ पे सोडियम जो होता है वो रहेगा 75 मिलीकुलेंट, पोटेशियम जो होता है वो होता है 20 मिलीकुलेंट, क्लोराइड जो होता है वो होता है 65 मिलीकुलेंट, ग्लूकोज जो होता है प्यारे दोस्तों वो होता है 75 मिलीकुलेंट और सिट्रेट जो होता है वो होता है 10 मिलीकुलेंट। सोडियम जो होता है वो 75 मिलीकुलेंट पर लीटर है और ये सारे इलेक्ट्रोलाइट जो है पोटेशियम 20, क्लोराइड 65 मिलीकुलेंट पर लीटर, ग्लूकोज जो है वो 75 मिलीकुलेंट पर लीटर और सिट्रेट जो है वो 10 मिलीकुलेंट पर लीटर। इनको मैं यूनिट के अंदर लिखूँ तो क्या लिखूंगा, मिलीकुलेंट पर लीटर। ये इनका अमाउंट है। एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा बार पूछा हुआ है वो है कि इसके अंदर पोटेशियम कितना होता है। ये देखो पोटेशियम, तो ये होता है 20 मिलीकुलेंट पर लीटर। पोटेशियम का कई बार पूछते हैं। सोडियम है 75, पोटेशियम है 20, क्लोराइड है 65, ग्लूकोज है 75 और सिट्रेट है 10। तो पोटेशियम का कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इन सबको आप ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा 245। नॉर्मल हमारी बॉडी की जो ऑस्मोलेलिटी है वो 280 to 300 है। नॉर्मल ऑस्मोलेलिटी जो बॉडी का रहता है ऑस्मोलेलिटी वो रहता है 280 से 300 m ऑस्मोल पर लीटर। तो अगर यहाँ पे ऑस्मोलेलिटी जो है वो आपका कम है, 280 से कम है, 245 है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 245 ऑस्मोलेलिटी है तो क्या बोलेंगे, हाइपो। तो ORS कैसा ऑस्मोलार फ्लूइड बन गया, हाइपो ऑस्मोलार फ्लूइड बन गया। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है प्यारे दोस्तों वो ये पूछा जाता है कि ये जो ORS है हाइपो ऑस्मोलार सॉल्यूशन है, इस ORS को 1 लीटर पानी में जब आपने घोला और इसको यूज़ किया, अलग अलग ऑस्मोलेलिटी पे इसको यूज़ किया, तो इस ORS को कितने समय में यूज़ करना होता है। तो 1 लीटर में घोलने के बाद में इसको 24 घंटे तक कितना यूज़ कर सकते हो, 24 आवर्स तक यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में नया प्रिपरेशन काम में लेते हैं। वो जो प्रिपरेशन आपने किया है उस प्रिपरेशन को 24 घंटे तक आप यूज़ करो। उसके बाद में एक नया प्रिपरेशन जो है वो तैयार कर लो ORS का। दिस इज वेरी सिंपलेस्ट वे एंड यू कैन रिप्लेस द फ्लूइड इन एनी चाइल्ड हु इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया, डिहाइड्रेशन। याद रखना ORS का यूज़ कब होता है, जब बच्चा डायरिया से सफ़र कर रहा है और डायरियल डिजीज़ उसके अंदर है। कौन सी बीमारी है, डायरियल डिजीज़ है। डायरियल डिजीज जो है वो बच्चे में होने का जो मोस्ट कॉमन कारण है। डायरिया की वजह से बच्चे को क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन ना हो इसमें ORS का रोल है और डिहाइड्रेशन हो गया तो भी ORS देते हैं। डायरियल डिजीज जो है इसके होने के कारण एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चे में डायरिया होने का मोस्ट कॉमन कोज है रोटा वायरस। कौन होता है, रोटा वायरस। इसके अलावा कोलेरा एक कंडीशन होती है, कोलेरा, विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया है, विब्रियो कोलेरी, उसकी वजह से भी डायरिया होता है। कोलेरा जो है वो डायरिया कराता है, जिसमें आपने पढ़ा होगा राइस वाटर स्टूल आता है। राइट वाटर स्टूल जो है, राइस स्टूल जैसा स्टूल जो है वो कोलेरा में होता है। और एक कंडीशन आपने टाइफाइड पढ़ी होगी दोस्तों, टाइफाइड। टाइफाइड जो है वो साल्मोनेला टाइफी इसका पॉजिटिव एजेंट है, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। और इस टाइफाइड फीवर के अंदर, जिसको हम एंटरिक फीवर भी कहते हैं, इसके अंदर पी सूप स्टूल आता है। कैसा स्टूल आता है, पी सूप स्टूल आता है। तो पी सूप स्टूल तो आता है टाइफाइड में, राइस वाटर स्टूल आता है कोलेरा में। और कोलेरा और टाइफाइड दोनों ही डायरियल डिजीज है और रोटा वायरस भी डायरिया कराता है। तो डायरिया वाली जितनी भी बीमारियां हैं वो बीमारियां डिहाइड्रेशन कराएगी और डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करना है, डायरिया को रोकना है तो ORS काम में ले। ORS के साथ में डायरिया वाले हर मरीज में, ORS के साथ में डायरिया वाले हर मरीज में जिंक सल्फेट यूज करते हैं, जो एग्जाम में दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। क्लियर है, तो एक ORS काम में ले लो, एक जिंक सल्फेट काम में ले लो। पर्टिकुलर बीमारियों में ORS का यूज जो है वो पर्टिकुलर कंडीशंस को इंडिकेट करता है। हमारा अल्टीमेट गोल है कि डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन जो है वो बन जाएगा कोज ऑफ डेथ। नियोनेटल मोर्टेलिटी के अंदर, अंडर 5 मोर्टेलिटी के अंदर डिहाइड्रेशन थर्ड मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ है। पहला कोज ऑफ डेथ हम हमेशा मानते हैं प्री मैच्योरिटी लो बर्थ वेट बेबी। दूसरा कोज ऑफ डेथ होता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन लाइक निमोनिया।
और तीसरा कॉज ऑफ डेथ होता है जीआई इन्फेक्शन लाइक डायरिया, डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन डायरिया जब कॉज ऑफ डेथ बनेगा तो इसको प्रिवेंट करना भी जरूरी है। सभी बातें याद रह जाएगी, आसान है, कोई डाउट है तो पूछे, नहीं तो हम बढ़ते हैं आगे। है क्लियर है? तो यहाँ पे तो आंसर आपका क्या रहेगा इस सवाल को अगर पूछे तो सोडियम क्लोराइड तो 2.6 ग्राम, ठीक बात है, इसमें कोई समस्या नहीं है, सोडियम इतना ही होता है ओआरएस में। सवाल कह रहा है कि कौन सा चुनाव सही नहीं है, तो ये तो सही है, पोटेशियम क्लोराइड 1.5 भी सही है, पर इसने ग्लूकोज का चुनाव गड़बड़ कर दिया। ग्लूकोज का चुनाव 15 ग्राम गड़बड़ है। वाटर 1 लीटर जो है ये बात भी सही है, 24 घंटे तक यूज करते हैं, ये बात भी सही है, लेकिन जो ग्लूकोज है इसका चुनाव 15 ग्राम नहीं है, 13.5 ग्राम। 2.6, 1.5, 2.9 एंड 13.5, तो कितना होता है 13.5 ग्राम। ये हाइपोऑस्मोलार सॉल्यूशन है, 1 लीटर पानी में घोल दो, टोटल ऑस्मोलैलिटी 245 बन जाएगी। और नाम इसको ओआरएस देते हैं और काम इसके बहुत सारे होते हैं, है ना। जब हम ओआरएस की बात करते हैं तो देयर इज वेराइटी ऑफ फंक्शंस ऑफ ओआरएस। ओआरएस के इतने सारे काम है दोस्तों, हाँ, जिसको आपको मतलब पूरी तरीके से याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखना है। हाँ, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, थ्योरी सब कुछ अवेलेबल है उत्कर्ष में। याद रखो दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊं, हाँ, जिंक सल्फेट कितना देते हैं, देखो जिंक सल्फेट का फॉर्मूला भी लिख दो पहले आप। जब मैं जिंक सल्फेट की बात करता हूं, जिंक सल्फेट की, तो जिंक सल्फेट जो होता है ये जो है बेसिकली 2 साल से छोटे बच्चे को दे रहे हो या 2 साल के बाद में दे रहे हो। 6 महीने से पहले तो नॉर्मली यूज करते नहीं है, 6 महीने से 2 साल या 2 साल का बाद का बच्चा है, उनमें अलग अलग डोज है। जैसे 2 साल से छोटा बच्चा है तो इसमें काम में लिया जाता है 10 मिलीग्राम, जो है इसको दिया जाता है 10 मिलीग्राम पर डे की डोज है 14 डेज के लिए, 10 मिलीग्राम फॉर 14 डेज। और 2 साल से बड़ा बच्चा है तो 20 मिलीग्राम फॉर 14 डेज। तो 2 साल से छोटे बच्चे में 10 मिलीग्राम फॉर 14 डेज और 2 साल से बड़े बच्चे के अंदर 20 मिलीग्राम फॉर 14 डेज। ये तरीका काम में लिया जाता है जिंक सल्फेट का, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रीवियसली हमने ये बोला डायरियल डिजीज की हमने बात किया, जिंक सल्फेट का ये डोज हो गया। अब हमने बताया एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बता देता हूँ कि जितने भी बच्चे थ्योरी क्लास पढ़ना चाहते हैं, है ना, थ्योरी क्लास कि सर हमें थ्योरी को और मजबूत बनाना है, तो एक बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, है ना, कि जो है जो थ्योरी है, थ्योरी वो लेक्चर आप पढ़ना चाहते हैं तो 2 बैच है, एक तो नॉरसेट का थ्योरी बैच और एक स्पेशली सीएचओ बैच की थ्योरी क्लास स्टार्ट हो चुकी है ऑफलाइन। आप इस बैच को ऑनलाइन भी ले सकते हो, जो हम लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहता है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम। ये जो बैच है उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के अंडर में रन होने वाले ये 2 बैच, आप ऑफलाइन बैच जो है उसको जब आप ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे 4-5 चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, ऑफलाइन बैच में 12 से 4 डेली थ्योरी क्लास होती है, जिसमें कंप्लीट थ्योरी डिटेल के साथ में पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा पढ़ाया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि ये जो क्लास है इसमें जितना सिलेबस बेस पे सारे प्रिंटेड नोट्स है वो आपको ऑफलाइन विद्यार्थियों को अवेलेबल होता है। प्रिंटेड नोट्स सब्जेक्ट बेस पे पूरे सिलेबस पैटर्न के ऊपर, जैसे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है, ओबीजी है, फार्मा है, बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी है, ये सभी बातें वहाँ पर आपकी मिलती है। प्रिंटेड नोट्स सारे मिलते हैं। 12 से 4 जो है रोज डेली क्लास होती है। अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है कि ये जो ऑफलाइन विद्यार्थी है, इन ऑफलाइन विद्यार्थियों को एक मिलती है डीपीपी होती है प्यारे मित्रों, डेली प्रैक्टिस पेपर। और ये जो डेली प्रैक्टिस पेपर होते हैं इसमें सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज खूब सारे क्वेश्चंस है जिनके आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो, इसको डीपीपी कहते हैं। तो डीपीपी की वहाँ पे जरूरत होती है, वो आपको पढ़ने के लिए मिलती है। इसके अलावा आपका वीकली टेस्ट क्या होता है, वीकली टेस्ट होता है और ये टेस्ट हमेशा ओएमआर बेस पे कंडक्ट होता है। वीकली टेस्ट हर संडे को रहता है। हफ्ते भर में जो हमने पढ़ा है उससे संबंधित अच्छे अच्छे क्वेश्चंस टेस्ट के रूप में हम पढ़ते हैं। और ये जो टेस्ट होता है वीकली टेस्ट, ये क्लास के अलावा जैसे 12 से 4 क्लास है तो रविवार को 4:15 से 6:15 बजे ये रहता है। ये सभी चीज़ें जो है ऑफलाइन के विद्यार्थियों को एक मजबूत तैयारी के लिए हम कंडक्ट करवाते हैं। जो भी वीकली टेस्ट होता है
उस वीकली टेस्ट की कंप्लीट टेस्ट पेपर सॉल्यूशन आपको वीडियो फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो आपने टेस्ट दिया, आपने टेस्ट में क्या गलतियां की, उसमें सुधार करने का मौका टीचर के थ्रू सुन के आपको मिलता है कि भाई ये गलती कर दी इस टेस्ट में, अगली बार ये गलती नहीं होनी चाहिए। जितने भी ऑफलाइन के विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थी को हम ऑनलाइन वाला जो ये लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स है ये बिल्कुल फ्री देते हैं। क्या होता है, ये ऑफलाइन वाले विद्यार्थियों के लिए फ्री रहता है। हाँ, अगर आप ऑफलाइन नहीं आ सकते तो आप ऑनलाइन भी इसको ज्वाइन कर सकते हो, लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच को, और घर बैठे इस क्लास को, जो ऑफलाइन की क्लास है, उसको आप घर पे एंजॉय कर सकते हो। इसके लिए आपको उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और वो ऐप है जिसके अंदर टेस्ट सीरीज भी आएगी, फ्री और पेड दोनों तरह की टेस्ट सीरीज होगी जो जल्दी लॉन्च होने वाली है, तो वो भी वहाँ पे अवेलेबल रहेगी। उस ऐप को डाउनलोड करें, अपने आप को कॉन्फिडेंट करें, चीज़ों को क्लैरिफाई करें, समझते रहें, सीखते रहें। ये सभी इंफॉर्मेशन उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो उत्कर्ष को ज्वाइन करना चाहते हैं, CHO स्पेशल। और कुछ बच्चे जो नॉर्थ सेट की तैयारी करना चाहते हैं, इसका भी नया बैच स्टार्ट हुआ है 1 नवंबर को, और नॉर्थ सेट जो है वो है सितंबर के अंदर 2023 में। तो आज ही अपनी तैयारी को मजबूती दे, नॉर्थ सेट की तैयारी को। इस तैयारी को करने के लिए आप उत्कर्ष जो है उसके ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। रोज 2 से 8 क्लास रहती है और बाकी सभी बातें सेम है। सिलेबस पैटर्न पे पूरे प्रिंटेड नोट्स इसमें भी मिलते हैं, DPP आपको अवेलेबल होगी, वीकली टेस्ट यहाँ पे भी कंडक्ट होता है, टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। तो दोनों तरह के बैच के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब आप अपने आप को कॉन्फिडेंट कर सकते हैं अच्छी थ्योरी पढ़ के और अच्छी तरीके से चीज़ों को क्लैरिफाई करते हुए। आज का ये जो क्वेश्चन है आपका वो ये है कि नारंगी रंग का पेशाब किस औषधि के सेवन से आता है। 4 ऑप्शन हमने लिख रखे हैं, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पेनिसिलिन और इंसुलिन। तो आपको ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए इनमें से आपको चूज करना है कि इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए। सवाल का जवाब वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में लिखना है। और आज का सेशन अभी ये खत्म होगा, 15 मिनट का एक हल्का ब्रेक है। सुबह से आप लगे हुए हैं, 6 बजे से थोड़ा हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा होगा। 15 मिनट के बाद में ठीक 8:15 बजे दोबारा से हम पढ़ेंगे यहाँ पे एक नया सेशन, और धमाकेदार क्वेश्चंस होंगे, और भी बहुत सारी बातें अभी हम करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो एकदम से रिफ्रेश होके 15 मिनट में दोबारा विद ए न्यू सेशन हम मिलने वाले हैं। इस सवाल का जवाब वीडियो के अंत में जरूर लिखें, अपने आप को कॉन्फिडेंट करें। और जाने से पहले एक खास बात, किसी ने बड़ा खूब बोला है कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। प्यारे दोस्तों, हमारा संकल्प बड़ा मजबूत है। हमने एक ठानने वाली बात की है कि इस बार सिलेक्शन नहीं, रैंक के साथ में सिलेक्शन चाहिए। तो जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता और हम पैदा हुए हैं जीतने के लिए। संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मिलते हैं दोबारा ठीक 15 मिनट बाद में, एक छोटे से ब्रेक के बाद में एक नए सेशन के साथ में करेंगे आगाज, और भी बहुत सारी बातें यहाँ पे होने वाली है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।